ठीक है। तो जितने तरीके से हम लोग बायोलॉजी कंप्लीट किए थे उतने ही तरीके से हम लोग फिजिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। एंड जितना पढ़ाया है उतना पढ़ने के बाद बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा देना, आपके बायो के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और आपके फिजिक्स के भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, राइट। तो दिस इज लास्ट लेक्चर फिजिक्स का, जहाँ हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। एंड प्लीज कंफर्म, अगर वॉइस क्लियर तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज कंफर्म वॉइस क्लियर स्टार्ट करते हैं, या आपका आखिरी लेक्चर फ्लूइड मैकेनिक्स का। इसके बाद मंडे से विल बी स्टार्टिंग केमिस्ट्री। ठीक है, मंडे से विल बी स्टार्टिंग केमिस्ट्री। एंड केमिस्ट्री स्टार्ट करने के पहले आपको यूट्यूब पर शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो बैच वाले हैं उनको भी टेलीग्राम पे शेड्यूल मिल जाएगा। उनको भी टेलीग्राम पे शेड्यूल मिल जाएगा कि हम लोग किस तरह आगे बढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या कवर करेंगे, सब उसमें मेंशन रहेगा। ठीक है, ओके। ऑलराइट, बॉक्स बाबा टिल्लू सारे क्वेश्चन लगेंगे आपसे, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं लगेंगे, सारे क्वेश्चन लगेंगे। इन केस कोई क्वेश्चन नहीं लगता है, ठीक है, तो अपने नोट्स में उसको नोट लिखकर उस पॉइंट को, उस चीज़ को ऐड कर लेना। ठीक है, और आई विल एडवाइस कि जो भी पीवाईक्यू सेशन हम लिए हुए हैं बायोलॉजी का, शायद 7 से 8 लेक्चर है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। गो थ्रू ऑल दोज लेक्चर्स। फिजिक्स के भी लिया हुआ है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सबके पीवाईक्यू के सेशन आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। ठीक है, आकाश, शिवी, रावण, प्रताप सिंह, टोनी, एकता, और चलो। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे फ्लूइड क्या होता है। मैकेनिक्स पे आएंगे बट उसके पहले समझेंगे फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड क्या होता है, कल भी आपको बताया था कि हर वो चीज जो फ्लो हो रहा होता है, हर वो द्रव्य जो फ्लो होता है उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। हर वो चीज जो फ्लो होता है, हर वो द्रव्य जो फ्लो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसको फ्लूइड बोलते हैं, उसको फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड केवल वाटर नहीं है। लोगों को लगता है फ्लूइड केवल वाटर है, वाटर केवल फ्लूइड नहीं है, वाटर के साथ एयर जो है वो भी फ्लूइड होता है। ठीक है, हर वो चीज जो बह रहा है वो क्या होता है, वो बहती हवा सा हवा होता है। ठीक है, दैट इज फ्लूइड होता है, राइट। तो जो चीज बह रहा होता है वो क्या होता है, आपका फ्लूइड होता है, राइट। चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। ओके, ओके, चलिए। इसके अलावा बात करते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन मास एंड वॉल्यूम। मास एंड वॉल्यूम, ठीक है, कितना मास है उस पे पर यूनिट कितना वॉल्यूम लग रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग डेंसिटी। दैट इज घनत्व। डेंसिटी दैट इज घनत्व, घनत्व। ठीक है, डेंसिटी को आप फिजिक्स में कुछ इस तरह डिफाइन करते हो। डेंसिटी में आप कुछ फिजिक्स में कुछ इस तरह डिफाइन करते हो, उसको बोलते हैं रो। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं, ये आपका इस तरह इसको इंडिकेट करती है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं रो। ठीक है, तो डेंसिटी में ये अगर साइन आ गया, अगर ये साइन आ गया आपको दिख गया तो समझ जाओ ये नहीं दे, ये साइन आ गया समझ जाओ इसके बारे में बात हो रहा है, डेंसिटी के बारे में बात हो रहा है। एक और चीज, आई मीन माई कॉलेज राइट नाउ, राइट। तो अगर कोई डिस्टर्बेंस आता है बैकग्राउंड से तो प्लीज इग्नोर, है ना। आई विल ट्राई कि ऐसा ना हो, बट अगर आएगा तो प्लीज इग्नोर, है ना। चलिए, तो डेंसिटी के बारे में बात करें तो ये होता क्या है, बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, मास एंड वॉल्यूम, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो, डेंसिटी है क्या, बेसिकली इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सर आपने फिजिक्स की अर्लियर वीडियोस हाइड कर रखी है प्रशांत। लाइव लेक्चर होता है, बाकी जो लेक्चर रिकॉर्ड आते हैं वो हाइड हो जाते हैं। ठीक है, वो एप्लीकेशन पे चले जाते हैं, राइट। चलो, तो एक चीज ध्यान रखना, डी इक्वल टू एम वी फॉर्मुला क्लियर है ना, डी इक्वल टू एम वी फॉर्मुला क्लियर है, डी इक्वल टू एम वी क्लियर है, राइट। तो यहाँ पे डी जो है, अगर आप मास को बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगा, मतलब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें वॉल्यूम के साथ, तो वॉल्यूम के साथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों रिलेशन आप ध्यान रखोगे। ठीक है, डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी होता क्या है, तो किसी भी वॉल्यूम में कितना मास है, कोई भी वॉल्यूम है, कोई भी वॉल्यूम है, ये पर्टिकुलर वॉल्यूम है, मतलब आयतन है, इसके अंदर कितना मास है, इसके अंदर कितना मास है, इसी को बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, कोई भी वॉल्यूम वॉल्यूम वाला एरिया है, इसके अंदर मास कितना है, उसी को बोलते हैं हम लोग डेंसिटी, उसी को बोलते हैं डेंसिटी, दैट इज घनत्व। ठीक है, मोर नंबर ऑफ एटम्स, अगर यहाँ पे आप एटम्स को बढ़ाओगे, मोर नंबर ऑफ एटम्स मोर डेंसिटी, ज्यादा एटम ज्यादा डेंसिटी, कम एटम कम डेंसिटी। क्लियर, ओके। चलो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बी। दो ऑब्जेक्ट आपके सामने है, ऑब्जेक्ट नंबर ए और ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए में देखो बहुत सारे एटम्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कम है, मतलब डेंसिटी कम है। इसका डेंसिटी घनत्व ज्यादा है, इसका डेंसिटी मतलब घनत्व कम है। क्यों, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है, और इसका मास जो है वो कम है, इसका मास का है कम है। क्लियर, चलो। तो डेंसिटी क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेम चीज कि डेंसिटी क्या होता है, डिस्क्राइब द, ये डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस ऑफ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस कितना कॉम्पैक्ट है, एक सब्सटेंस कितना कॉम्पैक्ट है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस। नॉन साइंस वाले थोड़ा सा आप लोग हम क्लियर कर दें, वेट करने जरा। कॉम्पैक्टनेस क्या होता है, लेट मी क्लियर, है ना। चलो, तो सपोज मान लो कि आप कोई सॉलिड लेते हो ना, कोई भी सॉलिड चीज लेते हो, अगर आप सॉलिड चीज ले रहे हो, है ना, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत सारे आपस में कॉम्पैक्ट रहेंगे, इस तरह से अरेंज रहेंगे, इनके बीच में स्पेस कम रहेगा, मतलब डेंसिटी ज्यादा हो गया, है ना। अगर मान लो कुछ आप ऐसा कुछ लेते हो लिक्विड, द्रव्य, है ना, फ्लूइड, तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, डिफरेंस ज्यादा होगा, डिफरेंस ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, है ना। आप एयर के बारे में बात करो, एयर के बारे में बात करो, तो यहाँ पर डेंसिटी और यहाँ पे यहाँ अंदर में मॉलिक्यूल्स और दूर होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है, दो मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दो मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है,
मतलब कॉम्पैक्टनेस कम है, मतलब डेंसिटी सबसे कम। क्लियर है? राइट, चलो। तो इन अदर वर्ड्स हाउ क्लोजली द एटम आर पैक्ड टुगेदर इज नोन एज डेंसिटी। ठीक है, मोर एटम इन गिवन स्पेस मतलब डेंसिटी विल बी हायर, और लेस एटम इन गिवन स्पेस मतलब डेंसिटी विल बी लोअर। ठीक है, चलो। है ना, बहुत बेसिक से चल रहा है हम लोग। देखो क्लास, ये जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, ये आपके दो क्लास में आपको दिखाया था, क्लास 9th में और क्लास 11th में। ठीक है, तो हम लोग अभी 9th लेवल पे हैं, हम लोग अभी 9th लेवल पे हैं, उस फिर हम लोग 11th लेवल पर आएंगे। राइट, ओके, ऑलराइट। तो अच्छा, एक और चीज जब जब बताना, डेंसिटी कौन सा लाइक है, क्या स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? डेंसिटी स्केलर और वेक्टर, बताओ जरा। डेंसिटी क्या है, स्केलर है, स्केलर है या फिर वेक्टर है? क्या है बताओ? स्केलर एंड स्केलर, बिल्कुल बिल्कुल स्केलर है। ठीक है, डेंसिटी क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा एसआई यूनिट क्या है, डेंसिटी का SI यूनिट क्या है? तो केजी मीटर, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगर पूछेगा सीरियस यूनिट क्या है, नहीं पूछता है, सब छोटे मोटे एग्जाम में पूछता है, तो ग्राम पर सीसी। हाँ, 1 ग्राम पर सीसी में कितना केजी पर मीटर क्यूब होता है जरा बताना। 1 ग्राम पर सीसी में, इसको अगर कन्वर्ट करो आप केजी पर मीटर क्यूब में, तो होगा आपका 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। ठीक है, ओके, चलो। तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट पता होना चाहिए, सीरियस यूनिट पता होना चाहिए। राइट, इसके अलावा यहाँ पे जो कन्वर्जन है आपको पता होना चाहिए, जो कि न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएगा, और यहाँ से न्यूमेरिकल्स आपके नहीं आते हैं, है ना, बहुत टफ आएंगे अगर आएंगे तो, वरना नहीं आएंगे। अब आपको डेंसिटी ऑफ चार चीजों की डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए, चार चीजों की डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए। पहला वाटर का, जिसका डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। दूसरा आइस का, तीसरा आयरन का, और चौथा आपके मरकरी का। इसके अलावा केरोसिन डायमंड वगैरह का भी आता है, बट छोटे मोटे एग्जाम्स में आता है वो। सीडीएस के लिए इतना चार्ज और सफिशिएंट है, इतना याद करो, सीडीएस के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, चलो। डेंसिटी क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। रिलेटिव डेंसिटी, जिसको आप स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हो। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग डेंसिटी को किसी ना किसी चीज से रिलेट करेंगे, है ना, यहाँ पे हम लोग डेंसिटी को किसी ना किसी चीज से रिलेट करेंगे। ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि ये होता क्या, बेसिकली होता क्या, इट इज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अ डेंसिटी ऑफ वाटर। कोई भी चीज का आप डेंसिटी ले लो, यहाँ पे XYZ, कोई भी चीज का, किसी भी चीज का आप डेंसिटी ले लो, डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, यही आपका होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, किसी भी चीज का डेंसिटी डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। आप यहाँ पे वाटर के रेस्पेक्ट में जो पहला नंबर जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसका डेंसिटी कितना है, इसका डेंसिटी कितना है, बोले तुम लोग, है ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है, आपने मान लो कि आप आयरन की डेंसिटी ले रहे हो, आयरन की डेंसिटी ले रहे हो, तो आयरन की डेंसिटी कितना है, 7.8 है, 7.8 है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी अगर निकालेंगे हम लोग, तो आयरन का कितना होगा, 7.8 डिवाइड बाई वाटर कितना होता है, 1। वाटर का कितना होता है, 1, मतलब टोटल टोटल वैल्यू आएगा 7.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। राइट, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को निकालते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेसेस द हेवीनेस ऑफ अ सब्सटेंस इन कंपैरिजन टू वाटर। वाटर के कंपैरिजन में ये जो सब्सटेंस है, वाटर के कंपैरिजन में जो सब्सटेंस है वो कितना हेवी है, वो आपका किस पता चलता है, वो पता चलता है आपके रिलेटिव डेंसिटी से। हम्म, ठीक है बाबा टिल्लू, शांत हो जाओ, यहाँ पे ध्यान दो। क्लियर है, चलिए। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना कि रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं होता, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ध्यान रखना, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, इट हैज नो यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये मल्टीपल टाइम पूछा हुआ, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। क्लियर, चलो, मूविंग अहेड, अब बात करते हैं प्रेशर के ऊपर, दैट इज दबाव के ऊपर। राइट, प्रेशर के बारे में बात करते हैं। प्रेशर होता क्या है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, या फिर फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, इज नोन एज प्रेशर। मतलब कि प्रेशर क्या होता है, आप कितना फोर्स लगा रहे हो किसी पर यूनिट एरिया के ऊपर, उसी को बोलते हैं प्रेशर। आप कितना फोर्स लगा रहे हो, आप कितना फोर्स लगा रहे हो किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, उसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर, उसको बोलते हैं प्रेशर। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो ना, अगर ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है, अगर ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, तो यहाँ से आप ये डिड्यूस कर सकते हो कि आपका जो प्रेशर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, फोर्स के साथ। जितना फोर्स लगाओगे उतना प्रेशर लगेगा, है ना, जितना फोर्स बढ़ाओगे उतना उतना प्रेशर बढ़ जाएगा, और जितना फोर्स घटाओगे उतना प्रेशर जो है घट जाएगा। यहाँ से आप ये भी डिस्कस कर सकते हो कि जो आपका प्रेशर है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, एरिया के साथ, एरिया के साथ। मतलब अगर एरिया को बढ़ाओगे तो प्रेशर घट जाएगा, और एरिया को घटाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा? तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के साथ, इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जितना प्रेशर लगाएंगे उतना फोर्स लगेगा, जितना जितना दाब बढ़ाएंगे उतना बल बढ़ेगा। ठीक। लेकिन अगर ये एरिया वाले चीज के बारे में बात करें, अगर इस एरिया वाली चीज के बारे में बात करें, तो इसको हम लोग मल्टीपल एग्जाम्पल से भी समझने वाले हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना, शायद कोई
एक सेकंड प्लीज वेट। वो आ गई थी, वो नहीं आई थी, ठीक है। कॉलेज में है तो कुछ कोर्समेट्स आ गए थे, कुछ कोर्समेट्स आ गए थे, किसी काम से आए हुए थे यहाँ पे कल। तो डिस्टर्ब कर रहे हैं वो लोग। सर एनडीए वालों के लिए है क्या? बिल्कुल है। हाँ, एनडीए में सिटीज में, इवन एनडीए में सवाल यहाँ से बहुत सारे आते हैं, ठीक है। इंडिया इंडिया में बहुत सारे सवाल यहाँ से आते हैं। इवन यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो आप आगे पढ़ने वाले हो, आर्किमेडिक प्रिंसिपल, जो एसएसबी में मेरे से पूछा गया था। तो इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है इक्वली, राइट। अब बात करते हैं प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या है? प्रेशर जो है ये फोर्स पर यूनिट एरिया है। एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया के ऊपर आप कितना बल लगा रहे हो, एक पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर आप कितना बल लगा रहे हो, उसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर, उसको बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर जो है फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप प्रेशर बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स घटाओगे तो क्या होगा? प्रेशर घटेगा, क्लियर है। और एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है इसको हम आगे देखने वाले हैं। अभी के लिए ये जानो कि जो आपका प्रेशर है ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। एसआई यूनिट क्या होता है? इसका पास्कल होता है। एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। इस फॉर्मूला के बारे में आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, ठीक है, राइट। डेफिनेशन यहाँ पे 1 पास्कल का डेफिनेशन दिया जो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया के बारे में कि एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता है। ये एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता है? तो आपको हम बताया था कि जो प्रेशर है दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, पहला फोर्स और दूसरा जो है आपका एरिया, फोर्स और एरिया। अगर आपने देखा होगा, फोर्स तो क्लियर है ना। एरिया के बारे में बात करें तो अगर आपने देखा होगा, आपके पास अगर मान लो स्कूल बैग है ना, बस्ता है, स्कूल बैग है, तो स्कूल बैग देखोगे जिसका स्ट्रैप होता है, जो स्ट्रैप होता है स्कूल बैग का, है ना, जो स्ट्रैप होता है एक इस तरह से पतला स्ट्रैप होता है। और ये दूसरा स्कूल बैग है, कोई बढ़िया ब्रांडेड कंपनी, अमेरिकन टूरिस्टर वगैरह, इसका स्ट्रैप जो है मोटा है। स्ट्रैप समझ रहे हो ना? वो जो फीता होता है जब कंधे पे चढ़ाते हो, है ना, जो फीता होता है उसको पकड़ के आप कंधे पे बैग को चढ़ाते हो, उसको बोलते हैं स्ट्रैप, राइट। तो इस बैग में आप जो है 5 किताब रखे हो, इस बैग में आप 5 किताब रखे हो, तब भी ये वाला बैग आपको हेवी फील होगा। क्यों? क्योंकि एरिया कम है। जब एरिया कम है तो आपके कंधे पे चुभेगा ये। क्यों? एरिया कम है तो कंधे पे चुभेगा। आपको बताए हैं कि एरिया जो है वो कम रहेगा तो प्रेशर जो है ज्यादा रहेगा, बिकॉज एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यही तो बताए थे हम, यही तो बताए थे कि प्रेशर जो है, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा एरिया के साथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा फोर्स के साथ, फोर्स के साथ, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान रखना इस बात को कि अच्छा, दूसरा बात कि अगर मान लो बैक का स्ट्रैप आपका बड़ा हो गया है ना, बैक का जो स्ट्रैप है वो चौड़ा हो गया, वो चौड़ा हो गया, चौड़ा हो जाएगा, क्या होगा? अगर स्ट्रैप चौड़ा हो जाए तो क्या होगा? आप देखोगे आपके पास अभी 5 किताब ही है, लेकिन तब भी आपके कंधे पे चुभ नहीं रहा है वो। कारण क्या है? कारण ये है कि एरिया बढ़ गया है, और एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, क्योंकि प्रेशर जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के साथ, ठीक है। तो ध्यान रखो, अगर आपको प्रेशर बढ़ाना है तो एरिया को कम करो, और प्रेशर घटाना है तो एरिया को ज्यादा कर दो। यही वजह है कि जो स्कूल बैग सब आते हैं उनमें स्ट्रैप जो है वो चौड़े चौड़े होते हैं, चौड़े स्ट्रैप होते हैं, ताकि बच्चों के कंधों पर किताब का बोझ ना आए, ठीक है। सर मैं तो बोरा लेके जाता था, उसमें स्ट्रिप नहीं होती थी। हम्म, ओके। किस जमाने में थे तुम? है मैं तुझे, आज तो ऐसा नहीं होता। आजकल तो गांव में भी तुमको बैग मिल जाते हैं, बोरा तो आज भी नहीं मिलता। सर इंडिया का सब पेपर हो जाएगा फिजिक्स का, अरे आराम से हो जाएगा, निश्चिंत रहो, ठीक। तो पहला चीज, पहला ये चीज ध्यान रखना कि वाई स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप, वाई स्कूल बैग हैव वाइड स्ट्रैप। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया क्या? ये फैशन के लिए नहीं होता है, फैशन के लिए नहीं होता। ये बस इसलिए होता है कि बच्चों के जो नाजुक कंधे हैं, राइट, उस पे बहुत ज्यादा बल ना लगे। हम तो बोलते हैं स्ट्रैप को पतला करो, हैं। आजकल जो बच्चे हैं इनके लिए हम लोग पेड़ पौधे झाड़ी बचाएं, बर्फ बचाएं, ग्लेशियर बचाएं। मैं तो कहता हूँ डूब जाने दो सालों को, ठीक है। चलो, इसके बाद अगला अगला वाई शार्प नाइफ कट्स बेटर देन ब्लंट नाइफ। तो सेम कंसेप्ट है, यहाँ भी सेम कंसेप्ट है ना, यहाँ भी सेम कंसेप्ट है। अगर नाइफ शार्प रहेगा, अगर नाइफ जो है, ये मान लो चाकू है, ये मान लो क्या है? चाकू है, जिसको आप चक्कू बोलो, ये कैसा चाकू हो गया? चलो, जिसको आप चक्कू बोलो, छुरी बोलो, है ना, जम्मू में जाओ तो इसको काचू बोलते हैं, जम्मू में लोग इसको काचू बोलते हैं, राइट। या फिर दूसरा मान लो, दूसरा चाकू ये है, दूसरा चाकू जो है वो ये है, ठीक है। चाकू लग रहा है ना? नहीं, कुछ और वेट करो, कुछ कुछ गंदा चीज लग रहा है, ये हटाओ, फिर से बनाते हैं। चलो, मान लो ये भी आपके पास क्या है? चाकू है, ये भी चाकू है, ठीक है, ये भी चाकू है। तो इसका जो, फिर से बनाते हैं। शार्प मतलब क्या है? एरिया कम है ना। शार्प मतलब क्या है? एरिया कम है। एरिया कम है मतलब क्या होगा? प्रेशर ज्यादा लगाएगा, प्रेशर ज्यादा लगाएगा, ठीक है। तो आप बहुत आसान तरीके से इस चाकू से सब्जी वगैरह काट सकते हो, है ना, इजीली कट जाएगा, ठीक है। ये सर हमारे यहाँ यही कहते हैं, निधि, है ना, काचू कहते हैं जम्मू में। मेरे कुछ दोस्त हैं जम्मू के, ये आई टी कॉलेज में हैं, तो वो लोग भी काचू बोलते हैं। खैर, दूसरा ये जो आपका चाकू है, इसमें क्या है? ये बहुत ज्यादा, ये सामने से बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, सामने से बहुत ज्यादा शार्प नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एरिया जो है कम है, एरिया जो है कम है, सॉरी, एरिया ज्यादा है, सामने शार्प नहीं है, मतलब क्या? एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो क्या होगा? प्रेशर कम लगाएगा। तो इस काचू से, इस चाकू से, इस छुरी से, इस नाइफ से काटने के लिए आपको दबाव ज्यादा देना पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा, क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलो। अब आते हैं थर्ड नंबर पे, वाई टिप ऑफ निडल इज शार्प। निडल का टिप है वो शार्प क्यों होता है? निडल का टिप जो शार्प क्यों होता है? सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट, ठीक है, सेम कंसेप्ट, राइट। निडल का टिप अगर शार्प रहेगा, तो क्या हो रहा है? एरिया कम मिल रहा है, एरिया कम मिल रहा है, एरिया जब कम मिल रहा है, एरिया जब कम मिल रहा है तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, बहुत ही सिंपल, है ना। लेकिन निडल का जो टिप है वो शार्प नहीं है, अगर शार्प नहीं है मतलब क्या है? एरिया ज्यादा मिलेगा। निडल के टिप में क्या है? शार्पनेस नहीं है तो एरिया ज्यादा मिलेगा, एरिया ज्यादा मिलेगा, एरिया ज्यादा मिलेगा तो आपको प्रेशर जो है वो क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, है ना। मतलब एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा, ठीक है, क्लियर है? सर कैमल्स के पैर का एग्जांपल बताओ, मैं तुझे वेट करो, कैमल्स के पैर के तुम्हारे पैर का एग्जांपल बताएंगे, ठीक है। हम्म, सर इज करेंटली डूइंग आईटीयूएस, बिल्कुल इसकी टुकड़ी उसके सर हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर, व्हाई द डिप्रेशन इज मच मोर देन द मैन स्टैंडिंग ऑन द कुशन देन व्हेन ही लाइज डाउन ऑन इट। ये क्या होता है? इस पर बात करते हैं, इस बात करते हैं। ये क्या है? सपोज मान लो कि एक सोफा है ना, एक क्या है? सोफा है, सपोज मान लो क्या सोफा है? कुशन है, ठीक है, स्लीप वाले का गद्दा है। अब क्या कर रहे हो? स्लीप वाले गद्दे पे आप सो रहे हो क्या? नहीं, आप मान लो खड़े हो, आप मान लो क्या है? खड़े हो, ये मान लो तुम खड़े हो, ठीक है, डांस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, खड़े हो, ठीक है, राइट।
अब अगर तुम खड़े हो, अच्छा यहाँ पे कोई लेटा हुआ है, यहाँ पे जो कोई लेटा हुआ है, कोई लेटा हुआ है ना, राइट, कोई लेटा हुआ है। अब जो लेटा हुआ है, जो इंसान लेटा हुआ है, जो इंसान लेटा हुआ है, यहाँ पे कोई डिप्रेशन नहीं बनेगा, लेकिन जो इंसान खड़ा है यहाँ पे डिप्रेशन बनेगा। यहाँ पे क्या हुआ, डिप्रेशन बनेगा। देखोगे अगर आप बेड पे खड़े होते हो तो क्या होता है, डिप्रेशन बन जाता है, अंदर डिप्रेशन बन जाता है ना। और अगर आप लेटे हुए हो, अगर आप लेटे हुए हो तो डिप्रेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, राइट, ठीक है। तो मान लो ये मृत्युंजय है, बोल रहा है इसे कौन लेटा है, तुम लेटोगे। मान लो ये मृत्युंजय है, ठीक है, और ये हमारा रावण है, ये हमारा रावण है, ठीक है। तो रावण खड़ा है, ये खड़ा तो क्या होगा, डिप्रेशन ज्यादा होगा, और ये लेटा तो क्या डिप्रेशन कम होगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा बेड पे, मतलब लेटते वक्त, ये खड़े होते वक्त, है ना। और सर की ड्राइंग दे बैठे बढ़िया होती जा रही है। अब क्या है कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो क्या हो रहा है, एरिया कम दे रहे हो ना, खड़े हो तो मतलब क्या करो, एरिया कम दे रहे हो, खड़े हो तो एरिया कम दे रहे हो। जब एरिया कम दे रहे हो तो प्रेशर जो है वो ज्यादा लगा रहे हो, है ना। एरिया कम तो प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। यहाँ पे आप लेटे हो मतलब एरिया क्या है, एरिया ज्यादा ले रहे हो, है ना। लेटे हो तो क्या करो, एरिया एरिया ज्यादा कवर कर रहे हो। जब एरिया ज्यादा कवर कर रहे हो तो क्या हो रहा है, प्रेशर जो है वो कम लग रहा है, और प्रेशर कम लग रहा है, डिप्रेशन नहीं हो रहा है, अंदर गड्ढा नहीं हो रहा है। तो समझ लो, खड़ा चीज जो है वो प्रेशर ज्यादा लगाता है, मतलब प्लेंट चीज जो है, एरिया जो कम ले रहा है, जो खड़ा इंसान जो है ना, ये राउंड जो है, ये क्या कर रहा है, ये डिप्रेशन ज्यादा बना रहा है, मतलब प्रेशर ज्यादा बना रहा है, एरिया कम दे रहा है। तो ठीक है, क्लियर है क्या, चमका कंसेप्ट, कॉकरोच लग रहा है, क्लियर है क्या। चलो, सेम कैमल वाला कंसेप्ट है। किसी कोई पूछा भैया कैमल का क्या होता है, कैमल का सेम कंसेप्ट है, लेकिन वहाँ पे उसके पैर में जो है ना, उसके पैर में वो एक गद्दा सा कुछ लगा होता है, ठीक है, एक सॉफ्ट टिश्यू होता है उसके पैर में, जिसकी वजह से कंप्रेशन जो है उसको, जो एरिया जो है बहुत ज्यादा सैंड पे फील नहीं होता उसको, मतलब कम एरिया के बावजूद भी बहुत ज्यादा उसका पैर फंसता नहीं है, वो चल देता है, बिकॉज उसके पैर में क्या होता है, कुशन टाइप का क्या होता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अब दबाव बनाएंगे गैस के ऊपर, ठीक है, प्रेशर बनाएंगे इसके ऊपर, गैस के ऊपर। यहाँ पे क्या समझते हैं हम लोग, अब इस कंसेप्ट को समझते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, यहाँ पे एक कंटेनर ले लो, ठीक है, यहाँ पे क्या करो, एक कंटेनर, यहाँ पे कंटेनर है, ये कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है। इस कंटेनर में हम लोग क्या किया, ऊपर में पिस्टन लगा दिया, ऊपर में क्या किया, पिस्टन लगा दिया, पिस्टन इसलिए लगा दिया ताकि गैस जो है बाहर निकल जाए, दबाव पड़े तो, है ना। जब दबाव बढ़े तो गैस बाहर निकल जाए, इसमें क्या किया, पिस्टन लगा दिया। अब क्या किया, यहाँ पे हम लोग अंदर में क्या किया, इसको, इस पिस्टन को नीचे प्लेस किया, इस पिस्टन को क्या किया, नीचे प्लेस किया। देखिए, जब नीचे प्लेस करेंगे तो जो गैस होगा इस कंटेनर के अंदर, ये हर वॉल पे, चारों वॉल्स पे, हर जगह सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, हर जगह जो है सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ध्यान रखना, क्लियर है। ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्ट बाय गैस में ध्यान रखना कि ऑल द गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, सारे गैस जो है वो अपने कंटेनर के वॉल पे क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। एयर प्रेशर राइजेस ड्यू टू कांस्टेंट कोलिजन ऑफ द टाइनी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन एयर विद द वॉल ऑफ कंटेनर व्हिच इज इनक्लोज्ड। ठीक है, क्लियर है, क्या क्लियर है, बहुत सिंपल कंसेप्ट, कुछ है नहीं रॉकेट साइंस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझने के लिए पहले इस डायग्राम को देखो। सपोज मान लो कि आप जो है, ये क्या मान लो जमीन है, ये क्या मान लो भूमि है, ये क्या है भूमि है, और आप भूमि पे हो, आप भूमि के ऊपर हो, हैं, जमीन पे खड़े हो, ये मान लो भूमि है, और आप भूमि पे खड़े हो, मस्त, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपके ऊपर क्या एटमॉस्फेयर है ना, तुम्हारे ऊपर क्या एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर क्लियर है, तुमने पर रखा है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, राइट। अब मान लो कि किसी वजह से तुमको मजा आ गया, तुम हवा में आ गए, तुमको मजा आ गया, तुम क्या किया, हवा में आ गए, कुछ तो हुआ भूमि पे, राइट, तुम मजा तो हवा में आ गए। उसके बाद थोड़ा सा और मजा, थोड़ा ऊपर आ गए, थोड़ा और ऊपर आ गए। तो ये बताओ कि आपका पहला पोजीशन है, या आपका सेकंड पोजीशन है, या आपका थर्ड पोजीशन है ना। इन टर्म्स ऑफ प्लेस के बारे में बात करें, पहला प्लेस पे, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, किस प्लेस पे ज्यादा मजा आएगा, आई मीन कि दबाव ज्यादा पड़ेगा, कहाँ पे आपको दबाव जो ज्यादा झेलना पड़ेगा, ये बताओ। यहाँ जमीन पे खड़े हो, अब क्या है, लैंड के ऊपर पहुंचे थोड़ा सा, राइट, यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर पहुंच गए, है ना। तो बताओ कहाँ पे ज्यादा दबाव पड़ेगा, प्रेशर कहाँ ज्यादा फील करेगा, जमीन पे बैठा बताते हैं बिच्छू, बताओ। जैन बोलना बंद, बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि दबाव टेली बंद, बिल्कुल प्रेशर लग रहा है, और पोजीशन बस इतना एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो जितना नीचे रहोगे उतना क्या होगा, आपको दबाव फील होगा, ठीक है, ओके। मनस्वी वर्मा बोल रहे हैं, वर्मा जी कैसे थ्री, यहाँ तक एटमॉस्फेयर आपको बस यहाँ पे इतना एटमॉस्फेयर फील होगा, इतना एटमॉस्फेयर फील होगा। सेकंड वाले पे पोजीशन पे इतना एटमॉस्फेयर फील होगा, और थर्ड वाले पोजीशन पे पूरा एटमॉस्फेयर सब आपके सर पे ही है, ठीक है। और ये एटमॉस्फेयर का भार बहुत होता है। सपोज मान लो तुम एक पहाड़ पे हो, है ना, मान लो तुम एक प्लेन एरिया में हो, सपोज मान लो प्लेन एरिया में हो, यहाँ पे क्या हो, तुम प्लेन्स में हो, यहाँ पे तुम मान लो क्या है, प्लेन्स पे हो, ठीक है, राइट। उसके बाद एक माउंटेन चढ़ गए, एक माउंटेन चढ़ गए, जब माउंटेन पे चढ़ गए, है ना, माउंटेन पे चढ़ जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो फ्लैग ले खड़े हो, राइट, माउंटेन पे, तो माउंटेन पे चढ़ जाओगे, क्या होगा, यहाँ पे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा फील होगा, और यहाँ पे तुमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कम फील होगा, ठीक है ना, क्लियर है। इतने हाथ क्यों बनाते हो सर, तीन तक ठीक है, तुम्हारा 10 सर है तो कोई दिक्कत नहीं, रहा है मेरा 4 हाथ, तुमको दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये समझने का प्रयास कर रहे हैं हम कि हमारे सर के ऊपर लगभग 300 किलोमीटर तक क्या है, एटमॉस्फेयर वायुमंडल है, लगभग 300 किलोमीटर का है एटमॉस्फेयर वायुमंडल है। और ये 300 किलोमीटर जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, वो हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा है, और ये कितना प्रेशर होता है पता है, ये 10 हाथियों के बराबर होता है। ये प्रेशर जो है 10 हाथी के बराबर होता है, ये प्रेशर जो है वो 10 हाथी के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन तब भी हम लोग मर नहीं रहे, कारण क्या है, कारण है हमारा ब्लड प्रेशर, कारण क्या है, हमारा ब्लड प्रेशर। जैसे ऊपर जाते हो, तो क्या बोलते हैं, मेरे को चक्कर आ रहा है ना, और ऊपर जाओगे मेरे को और चक्कर आ रहा है, क्यों, क्योंकि ऊपर जाओगे तो क्या होगा, आपका बीपी कम होगा, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है। जब बहुत ज्यादा दबाव पे नहीं लग रहा है तो क्या होगा, आपका बीपी में ऊपर, बीपी आपका कम होगा तो बढ़ेगा, इसको दिक्कत होता है आपको, राइट, क्लियर है। तो बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेयर से लगने वाले प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। द लेयर ऑफ द लेयर अबव द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है लगभग 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है अप्रॉक्सिमेटली ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। ये सारे एटमॉस्फेयर पे क्या करते हैं, प्रेशर बनाते हैं, एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये बताओ कि धरती की सतह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मैक्सिमम कहाँ पे होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पे होगा, बताओ जरा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ये होगा आपके सी लेवल पर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो सी लेवल पर होगा, सी लेवल पर होगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप धरती की सतह पे खड़े हो, अगर आप सरफेस पे खड़े हो, अगर आप लैंड खड़े हो, भूमि पे खड़े हो, तो आप पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है वो कितना लगता है, 1.01 × 10⁵ पास्कल का, ठीक है, राइट। ये ऑलमोस्ट 1.01 बार होता है, दैट इज 762 होता है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 10 वेट ऑफ 10 एलिफेंट्स, 10 हाथी के वजन के बराबर होता है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल लप्पू सा कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे सेम बात लिखा हुआ है, एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर, जितना ऊपर जाओगे उतना क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो घटता जाएगा, ठीक है, राइट। चलो, इसके अलावा अब कुछ इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। पहला तो ये है कि आपने आप जो जूस या कुछ भी पी रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, राइट, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ, तो वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे होता ये है कि आप स्ट्रॉ से क्या करते हो, पानी को अंदर खींचते हो, तो पानी यहाँ से अंदर जा रहा है, पानी यहाँ से अंदर जा रहा है, ठीक है। लेकिन साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो तो है ना,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है पानी अंदर जा रहा है, अंदर क्यों जा रहा है, अंदर क्यों जा रहा है, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो पानी को नीचे दबा रही है ना। ये अगर मान लो आपका ग्लास है, ये मान लो आपका ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, इस ग्लास में आपने स्ट्रॉ डाला है, इस ग्लास में क्या किया आपने, स्ट्रॉ डाला है, ठीक है, और ये आप है ना, ये स्ट्रॉ आपके पास है ना, नहीं देते हम डायग्राम है ना, विवाद हो जाएगा, इसी डायग्राम को देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, ये क्या हो रहा है बेसिकली, साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से पानी को जगह मिला स्टोमक के ऊपर तक जो भागना स्टार्ट किया, ठीक है, क्लियर है। अगला टीम को आईपीएल ट्रॉफी मिल गया, 14 लोग मर गए फील्ड में, 14 लोग टीम की वजह से मर रहे हैं, 14 लोग सैंपल की वजह से मर रहे हैं। इंडिया में इंडिया में जो लोगों का लाइफ है वो कीड़े मकोड़े से कम नहीं है हमारी सरकार की नजर में, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज क्लियर है ना, ये थिंकिंग स्ट्रॉ जो इसका एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अभी डायग्राम क्या लग रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका सिरिंज, अगला आपका सिरिंज, सिरिंज के बारे में बात करें तो सेम कंसेप्ट क्या लगता है, साइड से पड़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, साइड से क्या पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो लिक्विड है इनको स्पेस मिल रहा है और एंटर कर रहे हैं, ठीक है, सेम कंसेप्ट है। यहाँ पे पिस्टन लगा होता है, पिस्टन को ऊपर पुल करते हो तो दबाव पड़ता है, अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, इस वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से जो आपका लिक्विड है, द्रव है, फ्लूइड है, जो भी दबाव होता है, मेडिकल्स होते हैं या पानी होता है, ये आपके सिरिंज के अंदर एंटर करना स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन देख लो, ड्रॉपर, ड्रॉपर भी सेम कंसेप्ट पे काम करता है ना, ये आपका नोजल है, यहाँ पे क्या पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ पे क्या पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से यहाँ से लिक्विड जो अंदर जाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, राइट। सेम कंसेप्ट रबर सर्कल काम करता है, रबर सर्कल जो है ये सेम कंसेप्ट पे काम करता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। सिविक सेंस नहीं होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सिविक सिविक देखो एक बात बताएं, बाबा टिल्लू ऐसा है कि सिविक सेंस तुम लेके पैदा नहीं होते हो है ना, सिविक सेंस तुमको टीच किया जाता है, पढ़ाया जाता है, तुमको प्रॉपर पढ़ाया जाए, ठीक है, और गवर्नमेंट उस तरह से काम करे, गवर्नमेंट उस तरह से काम करे तो तुम्हारा सिविक सेंस चलाएगा। जो दिल्ली मेट्रो है ना, तो तुम एग्जांपल लेते हैं दिल्ली मेट्रो, तुम वहां पे जो है पान खा के थूक देते हो ना कहीं कहीं भी सड़क पे, तुम दिल्ली मेट्रो में थूक के दिखाओ, पकड़ के 4 थप्पड़ मारेंगे सीआई सब वाले और ऐसे चालान करेंगे ना कि अगले 4 पुस्तक थूकना भूल जाओगे, ठीक है, राइट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, सिक्योरिटी ऐसी है ना, बस एग्जांपल दे रहे हैं। तो सिविक सेंस जो है उसको इंप्लीमेंट करवाया जाता है, ऐसा नहीं कि तुम सीख के पैदा हुए हो, जब जन्म लिया तो तुम्हारे नहीं था कि यहाँ टॉयलेट नहीं करना है, यहाँ पे थूकना नहीं है, ऐसा नहीं था, यहाँ भागना उछलना कूदना नहीं है, वो तुमको धीरे धीरे सोसाइटी से करवाया गया, सिखाया गया तुमको समाज के द्वारा, और समाज जो है वो डेवलप होता है जब तुम्हारी सरकार डेवलप है। तुम्हारी सरकार जो है वो कार लेके बीच रोड पे निकल जाते हैं आजकल, फ्लाईवे पे, हाईवे पे, और वहाँ कार में चला लेते हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट से ऐसी केवल ये बीजेपी गवर्नमेंट नहीं, सारी गवर्नमेंट ऐसी, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे टीएमसी हो, राइट, टीएमसी तो और भाई आते हैं, बीजेपी हो, ठीक है, बात गवर्नमेंट का नहीं है, बात ये है कि तुम कितना क्वेश्चन कर रहे हो अपने गवर्नमेंट से, ठीक है। इंडिया में लोग पॉलिटिशियंस को और जो भी क्रिकेटर्स होते हैं या फिर जो आपके मूवी वाले एक्टर्स होते हैं है ना, उनको हीरो बना के तुम बैठे हो, भगवान बना के बैठे हो, रिस्पॉन्सिबल तुम भी हो तो नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना कि आपका टॉपिक डिबेट हम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, ध्यान रखना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, राइट, इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा इसका एप्लीकेशन क्या क्या ध्यान रखोगे, ठीक है, इसका एप्लीकेशन जो आप ध्यान रखोगे, ठीक है, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, आपका सिरिंज हो गया, ड्रॉपर हो गया, राइट, रबर सर्कल हो गया, सब जो आपके एग्जांपल है, ये सब जो एग्जांपल आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है, चलिए, ठीक है। अब बात करते हैं बैरोमीटर के बारे में, मूविंग अहेड, बात करते हैं बैरोमीटर के बारे में। बैरोमीटर जो है क्या, इट्स अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में काम आता है, राइट। और मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर क्या होता है, तो मैनोमीटर इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द गैस प्रेशर, गैस प्रेशर, ठीक है। तो मैनोमीटर से हम क्या करते हैं, गैस के प्रेशर को मेजर करते हैं, ये दोनों फैक्ट है जो आप ध्यान रखोगे, आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ऑलराइट, बुझा रहा है, बुझा रहा है। तो अब तक हम क्लास 9 के लेवल पे थे, अब तक हम क्लास 9 के लेवल पे थे, अब क्लास 11 के लेवल पे जाते हैं। नाउ अब स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे ध्यान दो। अब स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या यहाँ तक क्लियर है, बताइए, क्लियर है, चलो अब आते हैं क्लास 11 के लेवल पे, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये तो क्लास 9 के लेवल पे थे हम लोग, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बात करें, क्लास 11 के अकॉर्डिंग अगर फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला हाइड्रोस्टैटिक्स, फर्स्ट वन इज योर हाइड्रोस्टैटिक्स, फर्स्ट वन इज योर हाइड्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड वन इज योर हाइड्रोडायनामिक्स, सेकंड वन इज हाइड्रो, ठीक है, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है, फ्लूइड मैकेनिक्स जो है ये इसके बारे में ध्यान रखना, दो इसका पार्ट होता है, पहला होता है हाइड्रोस्टैटिक एंड सेकंड वन इज योर हाइड्रोडायनामिक्स। नाउ व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर होता है, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर होता है, और आपको पहले पढ़ा रखा है स्टैटिक मतलब क्या होता है, रेस्ट होता है, रेस्ट होता है। तो हाइड्रोस्टैटिक में बेसिकली क्या पढ़ोगे आप, वाटर जब रेस्ट में है तब क्या कांड बचा रहा है, ठीक है, वाटर एट रेस्ट, जब वाटर रेस्ट में है तो ये कितना प्रेशर लगा रहा है, ये कितना फोर्स लगा रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप ये पढ़ते हो हाइड्रोस्टैटिक के अंदर। और हाइड्रोडायनामिक्स क्या पढ़ते हो, हाइड्रोडायनामिक्स में ऐसा बहुत कुछ है, आपको बस एक चीज पढ़ना है, वो है आपका बर्नौलीज थ्योरम, वही बर्नौलीज थ्योरम पूरा नहीं पढ़ना है, बर्नौलीज थ्योरम पूरा नहीं पढ़ना है, बस इसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं आपको, बस इसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, बस इसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, दैट्स इट, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ध्यान रखें, अब तक हम क्या पढ़ते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग, बस ये पढ़ें कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, राइट। फ्लूइड क्या होता है, लिक्विड और गैस सारे फ्लूइड है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, जहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके वॉल्यूम के, ठीक है। इसके अलावा डेंसिटी होता क्या है बेसिकली, हम उसको समझेंगे, क्लास 9 के कंसेप्ट को समझें हम लोग। स्केलर होता है, वेक्टर होता है, सेमेंट क्या होता है, क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा, इसका होगा, आयरन क्या होगा, इसके अलावा का मटेरियल क्या होगा, हम उसको समझें, ठीक है, इसको समझें। सर मतलब कॉलेज में हो तो कोलकाता हो क्या, दीपेंद्र नहीं, कोलकाता नहीं आए, रूटी में हम, कॉलेज ग्रेजुएशन नहीं है हम, ठीक है, हमारा ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कब का हो चुका है, ठीक है, आई मीन रूटी राइट नाउ, उत्तराखंड आईटी। तो फिर बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हो, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हो, एंड इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट, दैट इज आरडी, आरडी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, राइट, क्लियर है, चलो। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, प्रेशर के बारे में बात करते हैं। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में, एक पर्टिकुलर एरिया में, फोर्स पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में कितना बल लगा उसको बोलते हैं प्रेशर, उसको बोलते हैं प्रेशर, दैट इज P इक्वल टू F F बाय A। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ऐसे मतलब ध्यान रखोगे पास्कल होता है, राइट, एंड जहां पे पास्कल जो है, जो आपका प्रेशर जो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके फोर्स के साथ, इनवर्सली होता है आपके, इनवर्सली होता है आपके एरिया के साथ, एरिया के साथ, ठीक है, चलिए। फिर बात करते हैं प्रेशर के बारे में, दो फैक्टर डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर, एरिया के ऊपर, जो ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है, आपका जो फोर्स जो है, फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के साथ, तो क्लियर है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके एरिया के साथ। इसको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे कुछ, यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो आप तरीके से पढ़ लोगे, है ना, घुमा फिरा के आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है,
चलिए फिर बात की हम लोग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, उससे बनने वाले एप्लीकेशन को समझे हम लोग, जैसे ड्रिंकिंग स्ट्रॉ हो गया, सिरिंज हो गया, ड्रॉपर हो गया, आपके रबर शक्कर हो गए, है ना। फिर बैरोमीटर क्या होता है, मानोमीटर क्या होता है, पढ़े हम लोग। और अब स्टार्ट किया हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग, दो चीज, पहले हाइड्रोस्टैटिक और दूसरा हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक है, हाइड्रोडायनामिक्स क्या है, बेसिकली नॉलेज थ्योरम पढ़ना है हम लोग यहाँ पे, ये पूरा थ्योरम नहीं पढ़ना है, पूरा डिडक्शन नहीं पढ़ना है। क्लास 12 में 11 देखोगे ना, प्रॉपर्ली डिड्यूस कराया गया इसको, तो आपको पूरा डिडक्शन नहीं पढ़ना है, पूरा थ्योरम आपको नहीं पढ़ना है, थ्योरम भी नहीं आता यहाँ पे, राइट। आपको बस इसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, एक एप्लीकेशन देगा, बोलेगा किस थ्योरम से रिलेटेड है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, बर्नौलीज थ्योरम से, कुछ भी चार ऑप्शन देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ना है, इसका क्या एप्लीकेशन है, इसका क्या एप्लीकेशन आपको ये पढ़ना है। ठीक है, फिर हाइड्रोस्टैटिक में क्या पढ़ेंगे हम लोग, हाइड्रोस्टैटिक में क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो हाइड्रो मतलब वाटर, स्टैटिक मतलब रेस्ट, मतलब वाटर रेस्ट में क्या करता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोस्टैटिक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोस्टैटिक, टॉपिक का नाम हेडिंग का नाम दो हाइड्रोस्टैटिक। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक के बारे में बात करें तो आपको हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। हाइड्रो मतलब वाटर और स्टैटिक मतलब रेस्ट, मतलब जब वाटर रेस्ट में है तो क्या कर सकता है, क्या प्रेशर लगाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। इस बारे में बात करने का सबसे अच्छा होगा कि हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, समझे। डायग्राम में क्या करेंगे हम लोग, एक यहाँ पे कप लेंगे, राइट, एक कप लेंगे और इसमें भरेंगे क्या, पानी। ठीक है, ये मान लो कि आपका कप है, यहाँ पर कप है, यहाँ पर क्या कप है, राइट। इसमें क्या कर दिया हम लोग, इसमें पानी भर दिए, इसमें क्या कर दिया, पानी भर दिए। पानी कहाँ तक, इस लेवल तक, इस लेवल तक पानी भर दिया हम लोग। क्लियर है, जहां तक पानी भरेंगे, जहां तक पानी आपके सबसे ऊपर जहां तक पानी दिखाई दे, इसको बोलेंगे एच। एच एच, ये जो हाइट है जहां तक पानी को हम लोग रखे हैं, जो हाइट जहां तक पानी को हम लोग रखे हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वाटर कॉलम। इसको बोलेंगे वाटर कॉलम, वाटर कॉलम मतलब पानी यहाँ तक भरा हुआ है, वाटर कॉलम मतलब पानी यहाँ तक भरा हुआ है। जितना डिस्टेंस है नीचे से लेकर वहां पानी तक का, ठीक है, नीचे से लेकर पानी तक का डिस्टेंस उसको बोलते हैं एच, मतलब हाइट। एच मतलब क्या है, हाइट, कितना हाइट तक पानी को रखा गया है, हाइट मतलब कितना हाइट तक पानी को रखा गया है। ठीक है, अच्छा ये जो पानी है इसका मान लेते हैं कोई डेंसिटी होगा, है ना। पानी है तो डेंसिटी, वाटर डेंसिटी होता है ना, पता है ना। तो वाटर एक डेंसिटी है मान लेते हैं, और डेंसिटी को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से, डेंसिटी को डिनोट करेंगे हम लोग रो से। ठीक है, अच्छा डेंसिटी अगर है, इस पानी के पास डेंसिटी है तो पानी के पास मास होगा क्या, बिल्कुल, अगर डेंसिटी है तो मास भी होगा, डेंसिटी है तो मास भी होगा। और अगर किसी चीज का मास है, अगर किसी चीज का मास है तो वो क्या होगा, वो नीचे दबाव लगाएगा। ठीक है, अगर किसी चीज का मास है तो क्या करेगा, वो नीचे दबाव लगाएगा, है ना, प्रेशर पड़ेगा ना उसके 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 थ्रू, प्रेशर पड़ेगा उसके थ्रू। तो मान लो कि वाटर का ये जो कप ऑफ वाटर है, इसमें इस लेवल पे क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, जो आपको पिंक दिखाई दे रहा है एरिया, आई होप यू कैन सी इट। तो आपको नीचे में पिंक एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। तो इट इज बेसिकली फोर्स, इट इज बेसिकली फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज प्रेशर का वैल्यू तो यही था ना, प्रेशर का डेफिनेशन तो यही था ना, प्रेशर का डेफिनेशन तो यही था ना आपका। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखो यहाँ पे हाइड्रो, यहाँ पे वाटर जो है रेस्ट में, यहाँ पे वाटर क्या है, रेस्ट में। यहाँ किया क्या, एक कप लिए है ना, एक कप लिए हैं और उस कप के अंदर पानी क्या किया हम लोग, स्टैटिक कर दिया, पानी उठा ठहरा दिए। जहाँ पे पानी का लेवल है सबसे हाईएस्ट उसको बोलते हैं वाटर कॉलम, और जमीन से लेकर कप के बेस से लेकर कप के वाटर कॉलम तक का जो एरिया डिस्टेंस उसको बोलते हैं एच, दैट इज हाइट, राइट। और इस वाटर के हम लोग डेंसिटी देते हैं, दैट इज रो, और डेंसिटी तो मास होगा, दैट इज एम, राइट। मास होगा, मास होगा तो फोर्स पड़ेगा, मास होगा तो फोर्स पड़ेगा ना, तो जो फोर्स पड़ रहा है उससे क्या रेट होगा, प्रेशर रेट होगा, प्रेशर रेट होगा। तो उसको हम लोग पिन से दिखाएंगे, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ आपको बस ये दिखाया गया है, इससे कंफ्यूजन क्या कंफ्यूजन नहीं मिलता है कि जब भी हाइड्रो मतलब वाटर किस पोजीशन में रहे, स्टैटिक पोजीशन में रहे, मतलब रेस्ट पोजीशन में रहे, जब भी वाटर रेस्ट पोजीशन में रहे तो क्या करेगा, वो प्रेशर जनरेट करेगा। जब भी वाटर क्या करेगा, रेस्ट पोजीशन में रहेगा, दैट इज स्टैटिक पोजीशन रहेगा, तब वो प्रेशर जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वाटर जो किसमें, आपके रेस्ट पोजीशन में, और क्या कर रहा है, आपका प्रेशर जनरेट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, सो यहाँ वाटर स्टैटिक होने के बावजूद प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो फालतू मैसेज ना करो, जो नॉन साइंस वालों को दिक्कत होगा, जो साइंस वालों को दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो नॉन साइंस वालों को दिक्कत होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा है ना, फालतू बात करने से बचोगे, कंसेप्ट बता रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज समझो, यहाँ पे एक और चीज समझो, फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, पानी का नीचे, है ना, फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, नीचे लग रहा है ना। जब फोर्स नीचे लग रहा है मतलब ग्रेविटी इन्वॉल्व है ना। अगर यहाँ पे फोर्स नीचे लग रहा है, किसकी वजह से फोर्स नीचे लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से, फोर्स नीचे किसकी वजह से लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से, है ना। फोर्स नीचे लग रहा है मतलब ग्रेविटी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे एक फॉर्मुला बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग अगेन क्या करेंगे, फॉर्मुला बनाएंगे। फॉर्मुला क्या बनेगा, इस पे कंसेप्ट निकल के फॉर्मुला आता है। फॉर्मुला क्या है, पी, फॉर्मुला क्या है, पी, पी क्या हो गया आपका, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पी इज योर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इक्वल टू, पी इक्वल टू एच, दैट इज हाइट, एच दैट इज हाइट, ठीक है, रो दैट इज डेंसिटी, इनटू जी दैट इज ग्रेविटी। ठीक है, तो ये फॉर्मुला ध्यान रखोगे आप, ये फॉर्मुला ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर है क्या। तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का आप फॉर्मुला ध्यान रखोगे, पी इक्वल टू एच रो जी, जहाँ पे एच क्या है, हाइट, ठीक है, रो क्या डेंसिटी है, और जी क्या है, जी क्या है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। ठीक है, अच्छा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो किस पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ वाटर कॉलम। ये जो आपका हाइट ऑफ वाटर कॉलम दिख रहा है ना, ये जो आपका हाइट ऑफ वाटर कॉलम दिख रहा है, इसी पे आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो है डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे। ये क्या, एचपी क्या है आपका, एचपी क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, कितना बढ़िया डायग्राम बनाया, बताओ, कलरफुल। बोलते डायग्राम खराब है मेरा, है मेरे को ये डायग्राम खराब है, अपना इंतजाम कर दे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जो पढ़ा है यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, और लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, सारे लिक्विड जो क्या करेंगे, प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर करते हैं, एक्सर्ट करते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब भी प्रेशर एक्सर्ट होगा इसका तो लिक्विड के थ्रू, कब, जब लिक्विड रेस्ट में रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, तो P इक्वल टू एचडीजी, कहां से एचडीजी, क्लियर है, ये एचडीजी कहां से ले रहा है ना। लोग जो मैं बताया कि भाई जो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है इसका क्या होता है, एचडीजी होता है, एचडीजी होता है फॉर्मूला, कैसे होता है, क्लियर है, कैसे होता है, ये क्लियर है, कैसे होता है, ये क्लियर है ना। चलो जब ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, और अगले लाइन का आता है, लाइन क्या है, P इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, H इक्वल टू हाइट, P इक्वल टू डेंसिटी, और G क्या है आपका एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। ठीक है, राइट, ध्यान रखना कुछ समरी। पहला, प्रेशर जो है इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द लिक्विड, लिक्विड पे हर जगह आपको प्रेशर फील होगा, प्रेशर लगेगा, हर जगह लगेगा, और सेम प्रेशर लगेगा, बराबर लगेगा। दूसरा, प्रेशर एक्सर्ट इन ऑल डायरेक्शन, जो प्रेशर लग रहा है वो सारे डायरेक्शन में लगेगा, वो सारे डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तीसरा, प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ। आपको बताया था कि कप में जो आपका वाटर कॉलम है, कप में जो आपका वाटर कॉलम है, अगर उस वाटर कॉलम को बढ़ा दिया, पहले आप मान लो इतना बड़ा कप लिया था, ठीक है, अब मान लो आप क्या बना दिया, मतलब कप बड़ा ले लिया, आप क्या किए, कप बड़ा ले लिया, जब कप बड़ा ले लिया क्या होगा, डेप्थ बढ़ गया, हाइट बढ़ गया, एच का वैल्यू बढ़ गया, और जब एच का वैल्यू बढ़ गया तो प्रेशर ज्यादा लग गया, प्रेशर ज्यादा लगा। ठीक है, ओके, टीटी मंडल पूछेंगे सर पिछले क्लास कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, पिछले क्लास एप्लीकेशन पे मिलेंगे। ठीक है, ये हम लोग क्लास 8 बजे सुबह लाइव करते हैं, तो इफ यू वांट लाइव ज्वाइन करो, कॉपी पेन लेके बैठो, नोट्स बनाते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, एल्स आपको एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब जो आपको पढ़ा है अब तक
उसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही तरीके से देखने चीज को। यहाँ पे क्या बेसिकली एक यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हम लोग, एक बीकर लिए, एक बीकर लिए और इस बीकर में ये आपका हाइट है, ये आपका हाइट है, जहाँ पे दिस इज योर वाटर कॉलम है ना, यहाँ पे क्या है वाटर कॉलम है, यहाँ पे वाटर कॉलम है। इसमें क्या किया हम लोग, एक पाइप डाल दिए, पाइप डाल दिए, ठीक है, ताकि इसके अंदर एयर कंटेक्ट जो आ जाए, एयर कंटेक्ट आ जाए। अच्छा, इसमें हम लोग 4 छेद किए, 4 पॉइंट बनाए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। इसमें क्या 4 छेद किए, इसमें क्या 4 छेद किए। जब 4 छेद किए, जब 4 छेद किए तो देखो पॉइंट ए से जो पानी निकल रहा है, पॉइंट ए से जो पानी निकल रहा है ना, वो क्या हो रहा है, उसका प्रेशर कुछ इतना है, उसका प्रेशर कुछ इतना है। पॉइंट बी से जो पानी निकल रहा है उसका प्रेशर हल्का सा बढ़ गया, हल्का सा क्या हुआ, बढ़ गया। पॉइंट सी से जो वाटर निकल रहा है, पॉइंट सी से जो वाटर निकला उसका प्रेशर और बढ़ गया, हल्का सा दूर हो गया। पॉइंट डी से जो निकल रहा है वाटर उसका प्रेशर जो है और दूर हो गया, और दूर हो गया, है ना, राइट। सारे वाटर को हम लोग एक बर्तन में जमा कर रहे हैं, जो वाटर जेट्स निकल रहे हैं, वाटर जेट्स निकल रहे हैं, जो पानी पानी का बाहर निकल रहा है वो देखोगे अलग अलग पॉइंट से अलग अलग है, राइट, अलग अलग पॉइंट से अलग अलग है। क्यों है, अभी तो बताए थे कि जब हम लोग क्या करेंगे, हाइट बढ़ाएंगे, है ना, यहाँ पे ग्लास दो ग्लास बनाए थे ना, राइट, बताया था कि अगर हाइट बढ़ाएंगे, पहले हाइट ये था, बाकी है, राइट। जब हाइट बढ़ाएंगे, हाइट जब बढ़ेगा, वाटर कॉलम बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ से ध्यान रखना, प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपके हाइट के, हाइट के, ठीक है, ओके। चलो, इसके अलावा प्रेशर साइड एक्शन एक्ट करता है, प्रेशर जो है पूरे लिक्विड में आपका एक्ट करता रहेगा। इसी कंसेप्ट के ऊपर जब कंसेप्ट पढ़ाई, इसी कंसेप्ट पर बहुत सुंदर एक बढ़िया सवाल आया था एग्जाम में। सवाल था ये सवाल था, सवाल ये था कि भैया आप डैम बना रहे हो, है ना, आप डैम बना रहे हो, लेकिन जो डैम है वो ऊपर में बहुत ज्यादा थिकनेस का नहीं है, लेकिन नीचे में जो बॉटम एरिया है वो काफी थिक है, काफी मोटा बना दिया आप। कारण क्या है, डैम कुछ इस तरह से, इस टाइप का बना होता है, इस तरह डैम क्यों बनाता है, नीचे से इतना थिक रहता है, ऊपर से क्या होता है उतना थिक नहीं होता, है ना, राइट। कारण क्या है, कारण ये है मुन्ना कि जितना तुम नीचे आओगे, मतलब कि जितना तुम्हारा डेप्थ बढ़ेगा, जितना तुम्हारा डेप्थ बढ़ेगा उतना क्या होगा, तुम्हारा प्रेशर बढ़ेगा। डेप्थ के साथ क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, है ना, जितना नीचे आओगे उतना प्रेशर ज्यादा होगा। यहाँ पे देख लो ना, पॉइंट डी पे क्या है, पॉइंट डी पे प्रेशर जो है सबसे ज्यादा है, पॉइंट डी पे प्रेशर जो है पानी का सबसे ज्यादा है, इसलिए पानी का बहाव जो इतने आगे तक गया है, इतने आगे तक गया है, पानी का बहाव इतने आगे तक गया है, मतलब कि पॉइंट डी पे प्रेशर सबसे ज्यादा है। पॉइंट ए पे प्रेशर सबसे कम, देखो पानी यहीं पे गिर गया, यहीं पे से गिर गया है ना, ठीक है। सर आपने आईटी से पढ़ा हुआ है, आईटी से नहीं, ग्रेजुएशन वहां से नहीं हुआ, वहां से मेरा बस एमटेक मास्टर्स, ठीक है, मास्टर्स इन डेटा साइंस एंड एआई। चलो, तो यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो डैम अगर आप देख रहे हो, ऊपर में क्या होता है, ऊपर में क्या होता है, पतला होता है, नीचे में मोटा हो जाता है। कारण क्या है, कारण ये है कि जितना नीचे आएंगे हम लोग, जितना डेप्थ बढ़ाएंगे उतना प्रेशर लगेगा, और प्रॉपर्ली इसको डायमीटर को नहीं बढ़ाएंगे, अगर इसको ठीक नहीं डायमीटर नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डैम जो टूट जाएगा, नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा, नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा और डैम टूट जाएगा, डैम क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है, गॉट इट। चलो, ओके, तो वैसे यहाँ लिखा हुआ है, सेम चीज बनाया वैसे यहाँ लिखा हुआ है, सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है कि द वॉल ऑफ द डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम सो दैट एज टू टॉलरेट द वेरी हाई साइड प्रेशर एक्सर्टेड बाय द डीप वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वर ऑफ डैम, गॉट इट। चलो, यहाँ पे कुछ एक और कंसेप्ट आता है, यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ये है, चलो ये क्या हो गया, तो कंसेप्ट ये है कि हम 3 बीकर लिए, 3 बीकर लिए, राइट। ये बीकर नंबर 1 है, ये बीकर नंबर 2 है, ये बीकर नंबर क्या है, 3 है, 3 बीकर लिए और तीनों में हाइट एज तक पानी भर दिए, तीनों में हाइट एज तक पानी भर दिए, तीनों में वाटर लेवल सेम है, तीनों में क्या है, वाटर लेवल सेम है, तीनों में क्या है, वाटर लेवल सेम है, ठीक है, तीनों में वाटर लेवल सेम है, तीनों में एच हाइट तक पानी भरा हुआ है, तीनों में एच हाइट तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब ये बताओ, ये बीकर ए है, ये बीकर बी है, ये बीकर सी है, सबसे ज्यादा प्रेशर किसमें लगेगा, सबसे ज्यादा प्रेशर जो किस पे लगेगा, कौन सा बीकर लगेगा, ए पे, बी पे, सी पे, बताओ जरा। रावण बोल रहे हैं सर बी पे लगेगा सबसे ज्यादा प्रेशर, बाकी लोग बताइए सबसे ज्यादा प्रेशर जो है किस पे फील होगा, ए पे लगेगा, बी पे लगेगा, या फिर बीकर नंबर सी पे लगेगा। जयंत बी, राठौड़ बी, सुनील परमार सर बी, सुनील छेत्री सी, अश्विनी चौधरी है। देखो एक बात बताते हैं, एक बात बताते हैं, यहाँ पे हाइट सेम है, यहाँ पे क्या है, हाइट सेम है, यहाँ पे क्या है, हाइट सेम है। अगर हाइट सेम है, अगर हाइट सेम है, ध्यान रखना, अगर हाइट सेम है तो बीकर का शेप कुछ भी हो, बीकर का शेप ऐसे ही से हो, वैसे ही से हो, ठीक है, गोल हो, ठीक है, त्रिकोण हो, कैसा भी हो, ठीक है, क्लियर है। बीकर का शेप जो है कुछ भी हो सकता है, बीकर का शेप कुछ भी हो सकता है, हाइट सेम है, अगर हाइट सेम है बीकर का शेप, तो बीकर का शेप जो कुछ भी हो सकता है, सब पर इक्वल प्रेशर लगेगा, सब पर प्रेशर जो है इक्वल लगेगा, ठीक है, ऐसा समझना। यहाँ पे देखो, प्रेशर इज डिपेंडेंट, दैट इज ऐसा मान लो प्रेशर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑन द शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है, प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर के शेप पे प्रेशर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और लैंग्वेज लिखा हुआ है, मतलब कुछ और तरीके से लिखा है कि प्रेशर इज डिपेंडेंट नॉट ऑन द शेप ऑफ कंटेनर, थोड़ा सा कुछ और रख सकता है, बस ऐसे लिखो, प्रेशर इज इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है, कंटेनर, है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके सामने 3 बीकर रखा हुआ है, बीकर नंबर ए बी और सी, ए बी और सी। बीकर नंबर ए जो है यहाँ पे कितना हाइट, कितना हाइट एच है, बीकर नंबर बी हाइट एच और बीकर नंबर सी हाइट एच, तीनों में वाटर कॉलम क्या है, सेम है, तीनों वाटर कॉलम क्या है, सेम है, ठीक है। तो प्रेशर ए पे इतना लगेगा उतना ही बी पे लगेगा, उतना ही सी पे लगेगा, ठीक है, जितना प्रेशर ए पे लगेगा उतना बी पे लगेगा, उतना सी पे लगेगा, ठीक है, चलिए। लेकिन अगर पानी को देखो तो पानी आपके सी में ज्यादा है, बी में कम है और ए में और कम है, वाटर लेवल देखोगे, है ना, वाटर लेवल मतलब कितने अमाउंट ऑफ वाटर आपने डाला है, ठीक है। जेंट बिल्कुल प्रेशर डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, लेकिन यहाँ पे हाइट सेम रखा गया, ध्यान रखना, यहाँ पे हाइट सेम रखा गया, समझ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर लेवल जो है बी में, सी में सबसे ज्यादा है, बी में फिर ए में, लेकिन अगर प्रेशर जो है, अगर प्रेशर जो है उसका बात करें तो तीनों में क्या होगा, सेम लगेगा, सेम लगेगा, ठीक है, तीनों में सेम लगेगा। यहाँ पे दोस्त अगेन फिर से डायग्राम समझा, पे 4 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, 5 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, एक डायग्राम नंबर ए, डायग्राम नंबर बी, सी, डी और ई, ठीक है, राइट। सब में हाइट सेम है क्या, वाटर लेवल का हाइट सब में सेम है क्या, सेम है ना, सब में वाटर लेवल का हाइट सेम है। बहुत लोग गलती करते हैं, इस बात को गांठ बांध लो, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है और लोग वहाँ पे मिस्टेक्स किए हैं, उनको लगा कि एरिया ज्यादा है तो फिर इसमें पानी, इसमें ज्यादा होगा, कम होगा, बिल्कुल गांठ बांध दो। अगर हाइट सेम है, अगर हाइट सेम है तो पॉसिबिलिटी एक में पानी ज्यादा होगा और एक में पानी सबसे कम होगा, पॉसिबल है। लेकिन जो दबाव पड़ रहा है पॉइंट ए पे, जो दबाव पड़ रहा है पॉइंट बी पे, जो दबाव पड़ रहा है पॉइंट सी पे, पॉइंट डी पे और पॉइंट ई पे, ये बराबर होगा अगर वाटर लेवल सेम है तो, ठीक है, क्लियर, चमका, बुझाया, समझ में आया, ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, बाइंड फोर्स बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, दिक्कत है बताओ, सिंपल ध्यान रखो, सिंपल एरिया पे डिपेंड करता है, ये भी फिक्स है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये लगाते हैं कि अगर हम हाइट सेम रखते हैं, अगर हम हाइट सेम रखते हैं तो बीकर का साइज कुछ भी हो, बीकर का साइज कुछ भी हो, अगर हाइट सेम है, ठीक है, वाटर कॉलम सेम है, वाटर कॉलम सेम है, हाइट सेम है, वाटर लेवल सेम है, राइट, है ना, तो क्या होगा, तब जो है आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सारे सारे बीकर्स में सेम प्रेशर एग्जर्ट होगा, ठीक है ना, इन शॉर्ट साइज मैटर्स, ठीक है।
है ना। तो साइज मैटर करता है, साइज मैटर करता है, साइज सेम रख रहे हैं हम लोग, साइज सेम रख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सब पे जो है प्रेशर बराबर लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बाइंड फोर्स दैट इज अपथ्रस्ट। बाइंड फोर्स दैट इज अब अपथ्रस्ट में तो प्रेशर से मिलेगा ना। चलो अब बात करते हैं बाइंड फोर्स के ऊपर। बाइंड फोर्स क्या होता है, अपथ्रस्ट होता है, काइंड ऑफ, एक काइंड ऑफ क्या होता है, अपथ्रस्ट होता है। अब मतलब होता है ऊपर, थ्रस्ट मतलब क्या होता है, फोर्स होता है, मतलब ये ऊपर लगने वाला बल है, ठीक है। बाइंड फोर्स कुछ नहीं है बल्कि ऊपर लगने वाला बल है, ऊपर लगने वाला फोर्स है, ठीक है, राइट। तो द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड इज नोन एज बाइंड फोर्स, ठीक है। कुछ चीज कोई अगर ब्रिक है, कोई वुडन ब्रिक है, राइट, कोई वुडन ब्रिक है या क्यूब है, इसको आप पानी में डुबा रहे हो, इसको पानी में डुबा रहे हो, तो आपको लगता है कि अपवर्ड फोर्स फील होता है ना। आपको कभी अपवर्ड फोर्स फील होता है, ठीक है। आपको एक अपवर्ड फोर्स फील होता है, ये जो आपको अपवर्ड फोर्स फील हो रहा है इसको बोलते हैं अपथ्रस्ट, और ये आपका बाइंड फोर्स है, ठीक है। क्या क्लियर है। So the upward force acting on an object immersed in a liquid is known as buoyant force. It is the buoyant force which make the heavy object seem lighter in water. आपने देखा होगा कि जो heavy object है वो पानी में क्या होते हैं, वो पानी में क्या होते हैं, लाइटर फील होते हैं, वो पानी में हल्के लाइट फील होते हैं। कारण क्या है, कारण आपका अपवर्ड फोर्स, कारण आपका अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक काम करो, इसको अलग तरीके से देखो, इसको आप अलग अलग तरीके से समझो, ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं एक बीकर, ठीक है। काम करो, बीकर बड़ा लेते हैं ना, बीकर बड़ा बर्तन बड़ा करते हैं, एक बीकर लिए इस साइज का, ठीक है। इसमें भर दिया पानी, इसमें भर दिया पानी कहाँ तक, यहाँ तक, पानी यहाँ तक भर दिया। जब पानी यहाँ तक भर दिए और इसमें हम बहुत सारे क्या करेंगे, वुडन ब्रिक लेंगे, वुडन ब्रिक जिसका जिसका आपका डेंसिटी सेम होगा, साइज सेम होगा, डेंसिटी सेम होगा, ठीक है। तो ये वुडन ब्रिक ए है, ठीक है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका वुडन ब्रिक डी है, ठीक है। ये ए बी सी डी साइज डेंसिटी मास वॉल्यूम सबका सेम है, सबका सेम है। तो क्या होगा, इस पे आप देखोगे इसको आप नीचे प्रेस करोगे, इसको आप नीचे प्रेस करोगे, दबाओगे, तो आपको एक अपवर्ड फील महसूस होगा ना, एक अपवर्ड फोर्स आपको फील होगा, है ना, एक अपवर्ड फोर्स फील होगा, उसी को बोलते हैं अपथ्रस्ट, उसी को बोलते हैं अपथ्रस्ट। आपने प्रेशर डाला, आप प्रेशर डालोगे तो आपको और तेज से फील होगा ये, ठीक है, राइट। इसमें और आप थोड़ा सा दबाव बढ़ाए, दबाव बढ़ा दिए तो क्या होगा, आपको फोर्स और फील होगा, है ना? और दबाव बढ़ा तो और फील होगा। मतलब ये है कि जितना आप फोर्स लगाओगे उतना नीचे से एक बल मिलेगा, जितना आप बल ऊपर से लगाओगे उतना बल क्या है, नीचे से भी मिलेगा, है ना। तो ए पे क्या होगा, ए पे क्या होगा, ये जितना इसको आप हाफ हाफ इमर्स किया, हाफ इमर्स किया तो उस पे फोर्स कम लग रहा है, इसको आप कंप्लीटली इमर्स कर दिया तो फोर्स और लग रहा है, इसको आप कंप्लीटली इमर्स कर दिया तो फोर्स और लग रहा है, क्लियर है, क्लियर है। तो बाइंड फोर्स कुछ नहीं है, बेसिकली पानी में कोई ऑब्जेक्ट अगर इमर्स कर रहे हो आप तो इसके ऊपर लगने वाला बल है, वो क्या होता है, वो आपका बाइंड होता है, बाइंड फोर्स बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट का रियल वेट है वो कम हो जाता है। मान लो ऑब्जेक्ट जो है 5 kg का है, ऑब्जेक्ट जो है 5 kg का है, ऑब्जेक्ट अगर 5 kg का है और इसको आप क्या किए, एक बीकर में पानी में डाल दिया, एक बीकर में पानी में डाल दिया, जब इसको पानी में डालोगे तो नीचे से एक फोर्स लगेगा जिसको ऊपर धक्का देगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का जो रियल वेट है या फिर रियल वेट जो कि 5 kg था, रियल वेट जो कि 5 kg था, अब इसका जो एपरेंट वेट है वो क्या होगा, घट जाएगा, एपरेंट वेट क्या होगा, घट जाएगा। अब इसको मेजर करोगे ना पानी के अंदर तो इसका वेट आपको 6 kg दिखाएगा या 2 kg दिखाएगा, है ना, राइट। तो एपरेंट वेट क्या होगा, घट जाएगा, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग द बाइंड फोर्स। क्या क्या फैक्टर हैं जो कि बाइंड फोर्स को अफेक्ट करते हैं। पहला वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन लिक्विड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन लिक्विड, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट जो आप लिक्विड में इमर्ज कर रहे हो उसका वॉल्यूम क्या होता है, एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इनसाइड द लिक्विड, है ना, द प्रेशर विल इंक्रीज या बाइंड फोर्स विल इंक्रीज, ठीक है। आप अगर वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ा दो, ये पहला ऑब्जेक्ट इसका वॉल्यूम कम है, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट इसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो बाइंड फोर्स ज्यादा किस पे लगेगा, ऑब्जेक्ट नंबर बी पे लगेगा, ध्यान रखना। जितना ज्यादा आपका वॉल्यूम रहेगा उतना ज्यादा आपका बाइंड फोर्स रहेगा, ठीक है। तो बीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ बीएफ दैट इज बाइंड फोर्स, बीएफ क्या बेसिकली बाइंड फोर्स है, ठीक है, शॉर्ट में लिखना है, जब बीएफ क्या आपका बाइंड फोर्स है, बाइंड फोर्स आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका बाइंड फोर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप ऑब्जेक्ट को पानी में डुबा रहे हो, है ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन द लिक्विड द बाइंड फोर्स विल एक्ट मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब यहाँ पे इस डायग्राम को वापस देखो, इस डायग्राम को वापस देखो, पॉइंट सी जो है यहाँ पे इमर्ज कर दिया, पॉइंट डी पे और इमर्ज कर दिया, पॉइंट डी पे यहाँ पे लाओ, पॉइंट डी पे यहाँ पे लाओ, पॉइंट डी पे यहाँ पे लाओ। तो क्या पॉइंट सी और पॉइंट डी और पॉइंट ई, या पॉइंट डी और पॉइंट ई है, इन दोनों पे क्या अलग अलग बाइंड फोर्स लगेगा, नहीं, यहाँ पे जो बाइंड फोर्स होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, कांस्टेंट होता है। एक टाइम के आने के बाद, एक टाइम के आने के बाद जो आपका बाइंड फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। क्या क्लियर है यहाँ तक बताओ जरा, जो लास्ट वाला पॉइंट एक्सप्लेन किया वो क्लियर है। ले चुके थे जो फ्लूइड है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, और फ्लूइड मैकेनिक्स में हर वो चीज आपको जो चैप्टर का पहला लाइन जो था ना वही था कि हर वो चीज जो बह रहा है, हर वो चीज जो बह रहा है उसको बोलते हैं फ्लूइड। मतलब गैस भी फ्लूइड है और लिक्विड फ्लूइड है, लिक्विड फ्लूइड और गैस भी फ्लूइड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट आ रहा है बिल्कुल आपके फ्लूइड लग रहा है, मतलब लिक्विड और गैस दोनों लग रहा है, ठीक है, टिल्लू अभी क्लियर है, चलो। लेकिन रियल लाइफ एप्लीकेशन जो देखे जाते हैं वो मोस्टली आपको पानी में दिखाते हैं, क्वेश्चन यही आता है, इसलिए हम आपको मोस्टली इस पे ध्यान नहीं जाता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, एक और चीज ध्यान रखना कि जो मैग्नीट्यूड होता है बाइंड फोर्स का, बाइंड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड, जिस मैग्नीट्यूड से बाइंड फोर्स लग रहा है ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि नेचर ऑफ सॉलिड क्या है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉलिड, सॉलिड का नेचर क्या डिपेंड नहीं करता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आपका डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर लिक्विड ज्यादा डेंस है, अगर लिक्विड ज्यादा डेंस है तो बाइंड फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर लिक्विड कम डेंस है तो बाइंड फोर्स कम लगेगा, ठीक है, क्लियर है। लिक्विड ज्यादा डेंस है तो बाइंड फोर्स ज्यादा, लिक्विड कम डेंस है तो बाइंड फोर्स कम। द बाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन व्हिच द ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड, ठीक है। बाइंड फोर्स कितना लग रहा है वो इस बात पे निर्भर करता है कि आप किस डेंसिटी वाले लिक्विड में एक ऑब्जेक्ट को डुबा रहे हो। मान लो आपका मान लो दो बीकर है, बीकर नंबर ए, बीकर नंबर बी। बीकर नंबर ए जो है इसमें वाटर है, इसमें क्या है, वाटर है, पानी है, और बीकर नंबर बी जो है, बीकर नंबर बी जो है यहाँ पे क्या है, ऑयल है, मान लेते हैं ऑयल है, ठीक है। तो बीकर नंबर ए में एक आप एक मान लो 5 kg का आप जो है या मान लो आप 5 kg बहुत ज्यादा हो गया, 500 ग्राम का मान लो, 500 ग्राम का एक ब्रिक जो है, वुडन ब्रिक जो इसको इमर्ज कर रहे हो, और सेम ब्रिक को, सेम 500 ग्राम वाले ब्रिक को आप ऑयल में इमर्ज कर रहे हो, तो वाटर में आप प्रेशर प्रेशर कम लगाओगे, ये इमर्ज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि बाइंड फोर्स क्या कम होगा, बाइंड फोर्स क्या कम होगा, लेकिन ऑयल में क्या होगा, आपको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसको ऑयल में डुबाने के लिए आपको प्रेशर जो है ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका बाइंड फोर्स है ये क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लिक्विड के डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लिक्विड डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि बाइंड फोर्स कितना लगेगा, कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जांपल आपका सी वाटर, आप सी वाटर है ना, सी वाटर पे देखोगे कि क्या बोलते हैं, डूबना मुश्किल होता है ना, जो सी वाटर है वहां देखोगे डूबना मुश्किल है, वहां पे डूबना मुश्किल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सी है, क्योंकि वहां पे सॉल्ट है, क्या वहां पे सॉल्ट है ना, सॉल्ट है, और सॉल्ट मिल गया डेंसिटी बढ़ गया, सॉल्ट मिल गया डेंसिटी बढ़ गया, और डेंसिटी बढ़ गया मतलब बाइंड फोर्स जो है काफी बढ़ गया, है ना। फॉर एग्जांपल डेड सी,
डेड सी में क्या होगा, डूबना मुश्किल है, वहाँ पे डूबना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि बाइंड फोर्स वहाँ बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि बहुत डेंस है। ठीक है। हम्म, बात बात ठीक है, जाना आता हूँ। हाँ हेलो, चलो ये यहाँ तक, ये यहाँ तक। ओके, चलिए। तो सी वाटर हैज higher density than fresh water, therefore sea water exert more bind force than fresh water, है ना। It is easier to swim in sea water because sea water exert a greater bind force on the swimmer। क्लियर है? बिल्कुल, लेक वैन भी अच्छा एग्जांपल है ना, काफी डेंसिटी होता है इसका, राइट। चलिए, अब बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और होली partially or completely immersed in liquid, it experiences the bind force which is equal to the weight of the liquid displaced by the object। मतलब क्या है, मतलब ये है किसी ऑब्जेक्ट को आप पार्शियली या कंप्लीटली लिक्विड में डुबा रहे हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप पार्शियली मतलब हाफ, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह लिक्विड में डुबा रहे हो, तो ये क्या फील करेगा, एक फोर्स फील करेगा। कौन सा फोर्स, बाइंड फोर्स जो किसके बराबर होगा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होगा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होगा, है ना। उसी को बोलते, इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, नीचे से जो बल लगता है, नीचे से जो बल लगता है, नीचे से जो बल लगता है जिसको आप बाइंड फोर्स बोल रहे हो, वो क्या होता है, वो क्या करता है, रियल वेट को, है ना, रियल वेट को घटा देता है, जिसकी वजह से आपका अपरेंट वेट जो है कम लगता है, और बॉडी जो हल्की फील होती है। ठीक है सर, ब्लंट शार्प नाइफ तो डेड सी में सिंक कर जाएगा। देखो चीजें वही वही बात है, अगर एरिया के बारे में बात करो तो वहाँ पे एक अलग फैक्टर आता है। ठीक है, चलिए। तो डिक्रीज इन वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट, डिक्रीज इन वेट जो है किसकी वजह से, वो अपथ्रस्ट की वजह से। वो अपथ्रस्ट क्या होता है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द लिक्विड। ठीक है, यहाँ पर रियल वेट क्या होगा, रियल वेट क्या होगा, सॉरी अपरेंट वेट क्या होगा, रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट। सपोज मान लो कि जो रियल वेट कितना था, किसी ऑब्जेक्ट का रियल वेट जो 5 किलो था, 5 किलो था, लेकिन अब क्या करो, उसको आप डुबा रहे हो पानी में डुबा रहे हो, तो अब उसका अपरेंट वेट कितना होगा, अपरेंट वेट कितना होगा, तो रियल वेट मान लो 5 किलो था, नीचे 3 किलो का बल लगा, 3 किलो का बल लगा, तो अपरेंट वेट कितना हो जाएगा, 2 किलो हो जाएगा, 2 किलो हो जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट। यहाँ पे तो सेम चीज को एक डायग्राम में वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि ये आपको क्या है, एक मीटर है जो कि वेट बताता है, यहाँ पे एक मीटर जो कि वेट बताता है। ठीक है, और इसमें आप एक एक स्टोन के को बांध के नीचे डाल रहे हो, है ना। इसका वेट कितना है, स्टोन का वेट कितना है, 7 केजी, है ना। रेड वाला देखो, रेड वाला साइन है वो 7 केजी दिखा रहा है, तो इसका स्टोन का वेट कितना है, 7 केजी। कहाँ पे, एयर में, इसका वेट कितना है, एयर में, 7 केजी, 7 केजी। अब इसको आप अंदर डाल दिए पानी में, इसको अंदर डाल दिए पानी में, जब पानी में डाले तो वेट कितना दिखा रहा है, देख रहे हो, ये जो लाइन लाइन दिखा रहा है रेड कलर का, आपको रेड कलर लाइन दिखाई दे रहा है, जो पहले 7 पे था, यहाँ पे देखो 7 पे था, यहाँ पे देखो किस पे आ गया, 4 पे आ गया। मतलब अपरेंट वेट कितना हो गया, 4 हो गया। क्यों हो गया, इसलिए हो गया बिकॉज 7 किलो पे था, 7 न्यूटन का था ये, मान लेते हैं, राइट। पानी के बाहर, पानी के अंदर 4 न्यूटन का हो गया। क्यों क्यों क्योंकि इसके ऊपर बाइंड फोर्स लगा कितना, 3 न्यूटन का। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, बुझा रहा है ना। अब आते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, मूविंग हेड बात करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। इसका इस्तेमाल कहाँ है, इसके थ्रू हम रिलेटिव डेंसिटी को निकालते हैं। ठीक है, और जो आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन हाइड्रोमीटर। लैक्टोमीटर क्या होता है, लैक्टोमीटर क्या होता है, ये भी आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेस्ड है। लैक्टोमीटर होता है बेसिकली प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करता है, प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करता है, मतलब मिल्क कितना प्योर, मिल्क में कितना पानी मिला हुआ है, ये चेक करता है, मिल्क में कितना पानी मिला है, ये चेक करता है। ठीक है, सपोज मान लो कि आपके यहाँ मिल्क आ रहा है ना, मिल्क मैन जो है वो दूध लेकर आ रहे हैं, दूध लेकर आ रहे हैं, तो आप क्या किया, उस दूध में क्या किया, लैक्टोमीटर डाल दिए, बोले भैया इसमें इतना तो पानी है, तो बोले अच्छा ठीक है मालिक, कल से बढ़िया लाएंगे। ठीक है, वो क्या किया, अगले दिन क्या किया, मिल्क तो मिलाया, मिल्क तो था 5 लीटर, उसने पानी डाला, पिसा पिसा क्या 5 लीटर मिल्क में, 5 लीटर मिल्क में वो 4 लीटर पानी मिला दिया, आपको दिया 9 लीटर। आप बोले भाई इसमें 4 लीटर पानी है, आप पकड़ लिया, किसके थ्रू, लैक्टोमीटर के थ्रू, जो किस प्रिंसिपल काम करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल काम करता है। अगले दिन आया, बोला रुको बताते हैं मालिक, बहुत चंट बन रहा है। वो 5 किलो दूध में, 5 किलो दूध में वो क्या किया, वो 2.5 किलो जो है, 2.5 किलो जो है वो मिल्क सॉलिड डाल दिया, मिल्क सॉलिड, मिल्क पाउडर। ठीक है, 2.5 किलो और 1 लीटर पानी मिलाया, मिल्क का वेट जो है मिला किस तरह 9 लीटर कर दिया। अब आप लैक्टोमीटर दबाओगे ना, अब आप लैक्टोमीटर दबाओगे तो लैक्टोमीटर पानी का लेवल जो है बहुत कम रहेगा, बहुत कम रहेगा, तो मिलावट अब भी है लेकिन पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, ओके, चलिए। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के बारे में बात हो रहा है, जब बाइंड फोर्स के बारे में बात हो रहा है, जहां पे फ्लोटेशन चला जाता है, ऑल ऑब्जेक्ट फ्लो इन लिक्विड इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। मान लो कि एक शिप है 100 केजी की, 100 केजी की, ठीक है, राइट। तो और ये पानी में डूब नहीं रही, क्यों नहीं डूब रही है, एक तो शेप कैसा होता है, राइट। दूसरा कारण ये होता है कि जो नीचे से बाइंड फोर्स लग रहा है, जो नीचे से बाइंड फोर्स लग रहा है वो भी 100 केजी लग रहा है, 100 केजी लग रहा है, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट जितना है उतना ही बाइंड फोर्स लग गया, उतना ही बाइंड फोर्स लग गया, तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करता रहेगा, वो ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करता रहेगा, सिंक नहीं करेगा, बिकॉज दोनों फोर्स जो है वो क्रॉस क्रॉस लेंगे, है ना। ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्या। तो दिस ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन सिंपल बात है, जितना वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है उतना ही अगर लिक्विड वेट को डिस्प्लेस करती है विद द हेल्प ऑफ बाइंड फोर्स, तो क्या होगा, बॉडी जो है फ्लोट करेगा, बॉडी फ्लोट करेगा। ध्यान रखना कि बाइंड फोर्स अगर फोर्स के बराबर है तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। बाइंड फोर्स फोर्स के बराबर है तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। बाइंड फोर्स अगर वेट ज्यादा हो गया तो बॉडी ऊपर चली जाएगी, और बाइंड फोर्स वेट जो है वेट से कम हो गया तो बॉडी जो है वो डूब जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए। यहाँ पे उसको सेम चीज को एक एक्सपेरिमेंट के हेल्प से दिखाई है। यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंट नंबर ए पे, ये आपका पॉइंट नंबर ए है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बॉडी का वेट जो है बाइंड फोर्स ज्यादा था, बॉडी का वेट बाइंड फोर्स ज्यादा क्या हुआ, डूब गया, डूब गया। ठीक है, यहाँ पे देखो बॉडी का वेट जो है बाइंड फोर्स ज्यादा होगा, बॉडी क्या होगा, डूब जाएगा। लेकिन बॉडी का वेट जो है बॉडी का वेट जो है वो बाइंड फोर्स के बराबर रहेगा, बाइंड फोर्स के बराबर रहेगा, तो बॉडी स्टेशनरी यहाँ पे तैरती रहेगी, बॉडी यहाँ पे स्टेशनरी तैरती रहेगी, तैरती रहेगी। लेकिन बाइंड फोर्स ज्यादा हो गया, बाइंड फोर्स ज्यादा हो गया, ठीक है, राइट। बाइंड फोर्स ज्यादा हो गया तो बॉडी जो है ऊपर ऊपर में से निकल के चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर है, राइट। सर बीएफ डिपेंड्स अपॉन शेप बाइंड फोर्स, बिल्कुल बाइंड फोर्स शेप पे डिपेंड करता है, बताया आपको कि आपको जब शेप के बारे में बताया तो शेप के बारे में आपको बताया पहला कंडीशन ये कि शेप पे डिपेंड करता है, शेप भी आप मैटर करता है, यहाँ पे शेप भी मैटर करता है। ठीक है, उतना पढ़ना नहीं आपको। ठीक है, चलिए। फाइनल आपका आखिरी टॉपिक दैट इज पास्कल लॉ। आखिरी टॉपिक है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ में बहुत कुछ पूछता है नहीं, ठीक है, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना, बस जान लेना इसका एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, क्लियर है, इसका डेफिनेशन अगर आपको नहीं जानना है, इट सेज दैट इन फ्लूइड इन फ्लूइड रेस्ट इन क्लोज कंटेनर द प्रेशर कंटेन वन पार्ट ऑफ ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस वगैरह वगैरह। सिंपल बात, सिंपल कहानी है कि ये जो आपका क्या बेसिकली एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या आपका लिक्विड है, तो लिक्विड जो है वो हर जगह बल लगाता है, हर जगह प्रेशर लगाता है, हर कोने में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। इस प्रिंसिपल काम क्या करता है, आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक जैक हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक पंप हो गया, ये सब जगह पे काम करेंगे। ये सारे जो आपके पास्कल लॉ पे काम करेंगे। ठीक है, पास्कल लॉ आपने 11th या 12th हम बोल रहे हैं, 11th या 12th में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, ओके। सर पिछले क्लास को प्राइवेट दिखा रहा है, पिछले क्लास तो प्राइवेट होंगी, बेसिकली क्लास होने के बाद प्राइवेट तुरंत आते हैं। ठीक है,
अभी न्यू करंट अफेयर्स जो है वो चल रहा है हम लोग ऑनगोइंग है, ठीक है। इस हर मंथ के लास्ट संडे को करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, बिल्कुल केमिस्ट्री में था, बस केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप क्लास 12 वगैरह में। फिर बात करते हैं बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। अब बात करते हैं बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। बर्नौलीज थ्योरम के बारे में 5-6 फैक्ट याद रखना इतना सफिशिएंट है, ठीक है। बताने जा रहे हैं 5-6 फैक्ट, वो याद रखना इतना सफिशिएंट होगा। पहला चीज ये है कि आपको बर्नौलीज थ्योरम के डिडक्शन को नहीं देखना है, क्लास 12 में उसको प्रॉपर्ली डिड्यूस किया हुआ है, आपको डिडक्शन नहीं देखना है, पढ़ना नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज आपके इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन जो है उसको भी नहीं पढ़ोगे, कभी डिफाइन करने को नहीं बोलेगा। 2-3 चीज आता है, पहला चीज ध्यान देना कि अगर स्पीड बढ़ाओगे फ्लूइड का, है ना, तो प्रेशर बढ़ेगा। अगर स्पीड बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, पहला चीज ध्यान रखना बर्नौलीज थ्योरम में। दूसरा चीज ध्यान रखोगे कि सपोज मान लो क्या ये एक बीकर है, ये क्या एक बीकर है, ये क्या एक बीकर है। अब बीकर ऐसा क्यों लिया हम लोग, बीकर हम लोग ऐसा क्यों लिए, बीकर हम लोग ऐसा इसलिए लिया बिकॉज कि बर्नौलीज थ्योरम जो है ये लगने के लिए जरूरी है कि जो फ्लूइड का फ्लो है ये एक तरफ से ज्यादा प्रेशर में है और एक तरफ से कम प्रेशर में है। जो फ्लूइड का फ्लो है उसका प्रेशर एक तरफ से ज्यादा है और एक तरफ से कम है, इसलिए बीकर जो इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है, राइट। तो दूसरा चीज ध्यान रखना कि जो बर्नौलीज थ्योरम है उसका वो थ्योरम लगने के लिए, ये थ्योरम लगने के लिए, राइट, ये जो बहुत जरूरी है कि एक तरफ से जो फोर्स है वो कम लगे, एक तरफ से फोर्स है वो ज्यादा लगे, ठीक है। तीसरा फैक्ट ध्यान रखना, जो बर्नौलीज थ्योरम है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। 5 फैक्ट बता रहा है, बस ये ध्यान रखना, इतना कहानी बन जाएगा आपका, ठीक है। चौथा फैक्ट ये है जो कि एग्जाम में मतलब अब तक तो पूछा नहीं है, राइट। बर्नौलीज वाज गिवन बाय डैनियल बर्नौली इस कांसेप्ट को दिया था, किस बुक में दिया था, तो इनका किताब था हाइड्रोडायनामिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है। 1738 में इन्होंने इस किताब में बर्नौलीज थ्योरम के बारे में लिखा था, इनका नाम था डैनियल बर्नौली। इन्होंने बताया कि भाई अगर स्पीड बढ़ाओगे क्या होगा, प्रेशर जो है वो लगता है, ठीक है। क्लियर क्या, चलो अभी बर्नौलीज थ्योरम कहाँ आ रहा है, तो लिफ्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट विंग, ब्लोइंग ऑफ रूफ, बंसन बर्नर पता है ना आपको, जब भी हम एक्सपेरिमेंट दिखा रहे होते हैं ना आपको बोलते हैं कि भाई ये भी करे, यहाँ पे आपने आग लगा दिया, ठीक है। तो केमिस्ट्री में जाओगे तो इस टाइप से बर्नर होता है, उसको बोलते हैं बंसन बर्नर, ठीक है, राइट। तो बंसन बर्नर हो गया। इसके अलावा अट्रैक्शन बिटवीन टू क्लोज पैरेलल मूविंग बोट, अगर दो बोट मूव कर रही है पैरेलली, अगर दो बोट जो है वो पैरेलली मूव कर रही है, पहला यहाँ दूसरा यहाँ, तो दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दोनों एक दूसरे को करती है, खींचती है, ठीक है, अट्रैक्शन लगता है, जिसको काफी बार टकराव भी होता है, देखोगे जब रोड रेस का मामला, दो व्हीकल जो बहुत स्पीड मूव कर रही है, ठीक है, राइट। दो शिप जो है पैरेलली बहुत स्पीड मूव कर रही है, सेम स्पीड में, राइट, सेम डायरेक्शन में पैरेलली, तो दोनों में क्या होगा, दोनों में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा स्प्रिंग ऑफ पॉल, जिसको मैग्नेस इफेक्ट बोलते हैं, स्प्रिंग ऑफ पॉल मैग्नेस इफेक्ट बोलते हैं ना। इसके अलावा एक्शन ऑटोमाइजर एंड स्पीड, इन सब जगह इसका इस्तेमाल होता है, इन सब जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये बर्नौलीज थ्योरम 5-6 फैक्ट ध्यान रखोगे। पहला फैक्ट ये है कि स्पीड बढ़ाओगे इसमें प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा फैक्ट ये है कि बर्नौलीज थ्योरम लगने के लिए, देखो बर्नौलीज थ्योरम लगने के लिए, राइट, सपोज मान लो ये कंटेनर है इस शेप का, ठीक है, इस शेप का, इस शेप का क्यों है, इसलिए बिकॉज़ बर्नौलीज थ्योरम इसमें क्या पूरा पानी भरा है, इसमें क्या पानी भरा है, तो बर्नौलीज थ्योरम लगने के लिए बहुत जरूरी है कि एक तरफ प्रेशर ज्यादा हो और दूसरी तरफ प्रेशर जो है वो कम हो। तीसरा बात ध्यान रखना, जो फ्लूइड है, अंदर में जो फ्लूइड है, राइट, वो काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर रहेगा, उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, उनके अंदर प्रेशर एनर्जी रहेगा, ठीक है। ये तीनों क्या होगा उसके अंदर कांस्टेंट होगा, ये तीनों उसके अंदर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये बस 6 फैक्ट ध्यान रखना, ठीक है, 5 फैक्ट ध्यान रखना। पहला, स्पीड बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा, एक फ्लूइड जो है उसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तीसरा, जो फ्लूइड अंदर में है वो क्या है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, राइट, आपके प्रेशर एनर्जी सब जगह कांस्टेंट होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, ये जो आपका पूरा थ्योरम है, इट डिपेंड्स अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, पे डिपेंड करता है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। पांचवा फैक्ट ये दिया कौन था, डैनियल बर्नौली ने इसको दिया था, ठीक है। एंड 6 नंबर पॉइंट किस बुक में लिखा गया था, तो हाइड्रोडायनामिक्स में 1738, क्लियर है, ओके। ओके, राष्ट्र संधिया बोलने से यूपीएससी के लिए इनफ है, नहीं इनफ है, बिल्कुल इनफ नहीं है। यूपीएससी में आपको बता दें हम, कोर साइंस से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कोर साइंस क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, सलाह के तो आगे नहीं आते मोस्टली। तो इसके लिए आपको साइंस एंड टेक उठाना पड़ेगा, पीटी 365, लेकिन पीटी 365 आपको तभी समझ में आएगा, आपको कोर साइंस का पता हो, कोर साइंस पता नहीं है तो पीटी 365 जो समझ नहीं पाओगे, पहला बात, समझ जाओगे तभी क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कोर साइंस, पीटी 365 इन दोनों का कवर करो, तब आपका साइंस एंड टेक जो कवर होगा, जो कि आपको सीएससी में हेल्पफुल होगा, ठीक है। और इसके साथ आप कर लोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के बाद क्या करोगे, केमिस्ट्री के बाद तो देखते हैं, केमिस्ट्री के बाद आई थिंक बाकी सब तो सब्जेक्ट मार्क्स ले लें इस बार, तो केमिस्ट्री शायद हमारा लास्ट होने वाला है। और मंडे से, राइट, आई थिंक कल तक हम वापस आ जाएंगे, राइट। तो मंडे से आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, मंडे से आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। और मंडे से हम डेली शाम को 8 बजे से ग्रुप को ओपन करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को। तो जिसको भी जो दिक्कत है, जो डाउट है, वहाँ पे पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। सर इस ईयर 8 क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्स से क्वेश्चन आते हैं। वजन का आता है क्या पेज 65, बिल्कुल वजन का ही आता है, वो वजन का ही करना वो अच्छा होता है। जो पीवाईक्यू लेक्चर लिया हुआ है उसको बिल्कुल कर लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में तुमको पीवाईक्यू लेक्चर मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट का, साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब मिलेगा, सबको करना, ठीक है। 2 था पहले, हिस्ट्री रखे थे, पर हिस्ट्री से काम बना नहीं, तो फिर सोशोलॉजी रखें। सर पीवाईक्यू सीरीज कराओगे क्या, पीवाईक्यू सीरीज तो अभी तो चलने का प्लान नहीं है, लेकिन पीवाईक्यू सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो उसको देखना, ठीक है। पॉलिटी कवर होगा, पॉलिटी तो ये पमा सर करवाएंगे, लक्ष्मीकांत से शायद, ठीक है। जो छोटे मोटे टॉपिक्स अगर रह गए हैं, ठीक है, तो आपके पीवाईक्यू में कवर होंगे। आपको हमेशा बोले हैं कि अगर तुम एक चीज़ पढ़ के चाहो कि यहाँ से सारे क्वेश्चन बन जाए, तो ये बहुत गलत तरीका है यूपीएससी के किसी भी एग्जाम को देने का। यूपीएससी किसी भी एग्जाम देने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैक्सिमम चीज़ें 80-90% चीज़ें जो आप प्रॉपरली कवर करो, ठीक है। इसके अलावा जो मान लो 8-10% जो बहुत रेयरली एग्जाम में आती हैं, वो आपके पीवाईक्यू में कवर होंगे, क्योंकि उसके चक्कर में आपके क्लास के लेंथ ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, जो कि हेक्टिक कर देगा आपके लिए, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका उपाय ये है कि 80 से 90% सिलेबस जहाँ से क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं, हर साल आते हैं, श्योर आते हैं, उनको तरीके से कर लो। और जो 5-10% क्वेश्चन यहाँ वहाँ के आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, उनको पीवाईक्यू में आप कवर करोगे, ठीक है। समर वेकेशन स्टार्ट हो रहा है क्या ड्यूटी पे, नहीं
बट ऐसे रेगुलर हम जाते नहीं हैं, ठीक है। कल फ्राइडे है, कल आप लोग का ऑफ है, कल फ्राइडे है, कल आप लोग का ऑफ है, ठीक है। सैटरडे को पेपर टू का क्लास होने वाला है, सैटरडे पेपर टू क्लास होने वाला है। पेपर टू का 3 लेक्चर और रह गया, 3 लेक्चर और रह गया पेपर टू का, आपका पेपर टू का सिलेबस कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेपर टू के लिए हम आपके जो करंट रिलेटेड चीजें, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, जो न्यूज़ में है वो लेके आएंगे, वो सेशन लेके आएंगे हम, ठीक है। राइट, संडे को अगेन आपका ऑफ है, संडे को अगेन ऑफ है, एंड मंडे से विल बी स्टार्टिंग केमिस्ट्री, मंडे से विल बी स्टार्टिंग केमिस्ट्री। और उसके पहले आपको शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यू आर बोलिंग सर आई एम बैच स्टूडेंट, आई एम एडेड इन टेलीग्राम ग्रुप थ्रू बैच, बट देयर वी डोंट हैव दैट ऑप्शन टू आस्क डाउट्स, कैन यू प्लीज योर टेलीग्राम ग्रुप्स लिंक सो दैट आई कैन ज्वाइन क्लास। रितु, टेलीग्राम आईडी तो